कुरुम डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट मैनेजमेंट टन्स ऑफ वेस्ट डेली प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम उसका बिल्कुल भी नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी की ये जिम्मेदारी है। ठीक है, आज से 20 साल पहले पाराचिनार कहाँ तक एक्सटेंड करता था। अब पाराचिनार को अगर आप देख लें तो वो मतलब हर डायरेक्शन में फैल चुका है। पंजाबी बाजार, फॉर बाजार है, जब बारिश होती है उसमें सारा जितना भी पानी है वो रोड पे बह रहा होता है। हालांकि नाले हैं। वाई नॉट कि हम पाराचिनार के अंदर एक इंडस्ट्री लेके आए। जो हर्बल मेडिसिन हैं हमारे पास अवेलेबल है। दिस इज अ रिसोर्स, वेस्ट इज अ बिजनेस, लोग इससे कमा रहे हैं। तो वही वेस्ट एग्रीकल्चर पे क्या असर उस वेस्ट का होगा? वेस्ट को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जला के तो आप और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पानी अपना रास्ता खुद बनाती है। एक वक्त होगा, हो सकता है ये पानी कॉलेज कॉलोनी की तरफ निकले। से नो टू प्लास्टिक, दिस इज द स्लोगन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आई बिलोंग टू पाराचिनार और इब्तिदाई तालीम पाराचिनार से ही हासिल की। बाद में कैडेट कॉलेज रजमक से एफएससी, देन ज़िंदगी का ये सफ़र जारी रहा। वंस अगेन बीएससी मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पाराचिनार से की। देन आई स्विच फॉर एमएससी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी के बाद जो है दैट वाज इन 2002, और फिर उसके बाद जो है मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बाजौड़ एजेंसी में। वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 2 साल मैंने सर्व किया एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। फिर यके बाद दीगरे मुख्तलिफ़ जगहों पे अपॉइंटमेंट होती रही। 2005 में दिसंबर 2005 मैंने इस्लामाबाद ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर इन इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़। यहाँ कोई 18 साल सर्व किया। मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में साथ रहे। कभी जो है 1-to-1 ई लर्निंग में, कभी हुकूमत पाकिस्तान ने जापान भेजा मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेनिंग्स के लिए। और फिर उसके बाद जो है मैंने चूँकि एमफिल इसी सर्विस के दौरान कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल साइंसेज़ में किया, और फिर मैंने पीएचडी इनरोल की एनवायरमेंटल साइंसेज़ में। तो इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा तवज्जो हो गई, और इसमें मुझे एक मौका मिला डेपुटेशन पे पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को ज्वाइन करने का एज अ डायरेक्टर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। डायरेक्टर ईआईए एंड मॉनिटरिंग मैंने ज्वाइन किया, और अभी मैं वहीं पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा सर, चूँकि आप डायरेक्टर हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, तो जितनी वेस्ट मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें आप लोग मैनेज कर रहे होते हैं, उसकी जितनी मॉनिटरिंग वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें आपकी ऑब्वियसली अच्छा खासा नॉलेज है आपको। तो अभी मेरा जो मेजर क्वेश्चन है वो है कुरुम डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, चूँकि वी बोथ आर फ्रॉम कुरुम डिस्ट्रिक्ट। तो कुरुम डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट मैनेजमेंट जो मुझे प्रीवियस रिपोर्ट जो मैंने स्टडी की हुई हैं, जिसमें टन्स ऑफ वेस्ट डेली प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम उसका बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं और किस तरीके से वो कंट्रोल हो सकता है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि यहाँ चंद चीज़ें हैं जिनको मैं रेगुलेट करता हूँ। एक है IEE एंड EIA, इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रेगुलेशंस 2000, वो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। दूसरा है जो प्रोहिबिशन एंड बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जो सिंगल यूज़ के प्लास्टिक आइटम्स हैं वो इस्लामाबाद में बैन है। उनको यहाँ आप बाहर से भी लेके आएंगे तो प्रॉपर एक परमिशन जब तक आपके पास नहीं होती, जो हमने कुछ कंपनीज़ को इजाज़त दी हुई है कि वो इस किस्म के बैग्स बना सकते हैं, इसके अलावा जो है इस्लामाबाद में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इस्तेमाल करना बैन है। तीसरी जो है मैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस को डील करता हूँ, क्योंकि EIA के साथ जब भी वेस्ट की जैसे आपने बात की, तो ये इशू इस्लामाबाद और रावलपिंडी का भी है। और एक अरसे से जो है यहाँ पर जो हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने CDA के साथ बार बार मीटिंग की। कुछ इन्होंने टेम्परेरी डंपिंग साइट्स बनाई, उनकी इजाज़त भी दी गई, और स्टिल एक इशू था। तो फिर
आखिरकार पिंडी का जो एक एरिया है, लोसर या चकबेली, वहाँ पे उन्होंने एक लैंडफिल साइट तजवीज़ की, और जो ईपीए ने ऑलरेडी उनको बताया हुआ था कि यहाँ पर आप लैंडफिल साइट बनाई, जिसको अब पिंडी और इस्लामाबाद दोनों को कैटर करेगा। वहाँ पर लैंडफिल साइट्स होंगी। उसके लिए सीडीए की तरफ से बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं कि वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिट्स बनेंगे, और उन यूनिट्स में मुख्तलिफ़ चीज़ों को जैसे प्रोसेस किया जाएगा। तो यही सेम आपने जो है पाराचिनार के हवाले से बात की, कुरम एजेंसी के हवाले से बात की। तो जितना मुझे बचपन में याद है, तो ये जो हमारे यहाँ जिसको खड़ा कहते हैं, वहाँ पर जो है म्यूनसिपल कमेटी के जो ट्रैक्टर होते थे वो खाली होते थे। उस वक़्त तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये है क्या चीज़ें, चूँकि हम छोटे थे। अब अंदाज़ा हो गया है कि पहली बात तो ये है कि वेस्ट, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द वेस्ट, कि वेस्ट है क्या, म्यूनसिपल वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, किस किस्म का वेस्ट है, और वेस्ट के कंटेंट क्या है। तो यहाँ पर तो हम लोग जो ईपीए जो सजेस्ट करता है वो ये सजेस्ट करता है कि आप आईआरआरसी पे जाएं, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर पे चले जाएं। ठीक है। व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी? की जो वेस्ट आता है, लेट्स सपोज घरों से जो वेस्ट आ रहा है, उस वेस्ट को सबसे पहले सेग्रीगेट कर लें, ठीक है, और वो जो चीज़ें उसमें से हासिल हो सकती हैं, जैसे प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक इस्तेमाल हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, किसी और प्रोसेस में इस्तेमाल हो सकता है, ग्लास है ये रिकवर हो सकता है, या कोई और दूसरे ऐसे आइटम्स हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं, उनको अलग किया जाए। और दूसरी चीज़ है कि जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उसको कंपोस्टिंग की तरफ लेके जाए। ये हमारे जो ईपीए ने सजेस्ट किए थे, B17 में भी ये प्रैक्टिस हो रही हैं, और G15 में भी इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर। रही बात पाराचिनार की, अगर आप बात कर रहे हैं, अभी तो पाराचिनार में उतनी आबादी नहीं है, ना ही जो है अब वो वाली सिचुएशन है कि यहाँ पे वेस्ट डंप होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर मैं उस तनाजुर से देखूं कि 10 साल बाद जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में लोग जो है शहरों की तरफ आ रहे हैं फैसिलिटीज़ के लिए जो अवेलेबल हैं, एजुकेशन के लिए। तो सिटीज़ जो है वो ग्रो कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है। और जब सिटीज़ ग्रो कर रही हैं तो सेम इज़ द प्रैक्टिस विद पाराचिनार। अब अगर हम पहले का पाराचिनार देख लें, ठीक है, आज से 20 साल पहले पाराचिनार कहाँ तक एक्सटेंड करता था, अब पाराचिनार को अगर आप देख लें तो वो मतलब हर डायरेक्शन में फैल चुका है। बिल्कुल। कॉलेज कॉलोनी जो है, अब वो कॉलेज कॉलोनी नीचे मलिकली तक पहुंच गया है, दूसरी तरफ जो है ज़ेड़ान और मुलानी तक पहुंचा हुआ है, तीसरा जो है लकमान खेल तक जो है आपकी आबादी पहुंची हुई है। अब डेफिनेटली बाद में एक सबसे जो बड़ा इशू बनेगा वो वेस्ट मैनेज करने का इशू बनेगा। पुराना हमारा प्रैक्टिस ये था कि हम लोग डेरे होते थे, हमारे लोकल, हम उसको डेरे कहते हैं, तो वहाँ पे हम ये तमाम वेस्ट को उधर डंप करते थे। अब अगर वहाँ पे डंप करने के बाद फिर क्या होता था, नेक्स्ट सीज़न में यही गोबर हम उठा के जो है खेतों में डालते थे, यही जो डिग्रेडेड कंटेंट था, दैट इज़ एक्चुअली द कंपोस्ट, ठीक है जी। और यही ईपीए भी यही सजेस्ट करता है। लेकिन जब सिटीज़ डेवलप हो जाती हैं तो फिर इस चीज़ को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे मैं आपको पाराचिनार सिटी का एक छोटा सा सिटी था, उस वक्त की मैं बता दूं कि ट्रैक्टरों में डाल के बाहर डाला जाता था। अब उसके जो है मुज़िर असरात भी हैं, क्योंकि पहले तो मैंने बात की ना कि इसकी कैरेक्टराइजेशन की जाए कि किस किस्म का वो वेस्ट है, क्योंकि अगर ऐसे ओपन डंपिंग करेंगे उससे फाउल स्मेल भी आएगी, उसके अलावा जो उसका कंटेंट है बायोडिग्रेडेबल कंटेंट, उसमें बैक्टीरिया के प्रोसेस से जो है वो क्या होगा, वो मीथेन खारिज करेंगे। मीथेन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, उसके एमिशंस होंगे, वो डैमेजिंग हैं फ्यूचर के क्लाइमेट के लिए। पूरी दुनिया अब इस तरफ आ रही है। तो उस हवाले से ये चीज़ थी कि हमें अभी से अगर मतलब है फोर्सी करें, क्योंकि पाराचिनार अब जो है डिस्ट्रिक्ट कुरम है, यही सेम कहानी मेरे ख्याल में तद्दा के साथ भी होगी, और ओवरऑल कुरम में यही सेम इशू एक चलेगा। तो सबसे पहले तो हमें लैंडफिल साइट का तयन करना चाहिए
कि फ्यूचर में हमारे पास ऐसे साइट्स हों, क्योंकि ज़मीन जो है वो लोग एक्वायर कर रहे हैं और फ्यूचर में लैंडफिल साइट के लिए भी जगह नहीं जगह नहीं मिलेगी बचेगी। बिल्कुल। कि कहाँ पे इन चीज़ों को। और उससे अच्छी चीज़ ये है कि ऐसी यूनिट्स लगी, हम्म। ऐसे यूनिट्स गवर्नमेंट की सतह पे लगे कि ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पोल्यूशन पाराचीनार में ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जो है, क्योंकि इसके माइक्रो प्लास्टिक, उसके मुज़र असरात, ये तो आई होप हर बंदा एक वेल अवेयर है इन तमाम चीज़ों के साथ। लेकिन एक मैनेजमेंट की जो इस स्टेज पे ज़रूरत है, 10 साल बाद के लिए, जी जी। इस पर स्टेज पे अगर करेंगे तो शायद लैंडफिल साइट की जो है अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, कोई महसूस भी नहीं कर रहा होगा। ऐसा ही है, कोई लेकिन फील ही नहीं करता। सेम इज़ द प्रोसेस विद क्लाइमेट चेंज हम्म। के 90s में साइंसदान यही बता रहे थे कि क्लाइमेट चेंज होगा होगा। होगा। कोई बॉदर नहीं कर रहा था कि सही है। क्लाइमेट चेंज क्या होगा। एंड इवन पाराचीनार वाले हम लोगों ने तो बड़ा अर्ली इसको ऑब्जर्व किया हुआ है हम्म। कि पाराचीनार कोई सफ़ेद के पहाड़ कभी किसी ने ब्राउन नहीं देखे थे, बिल्कुल। ये सारा साल सफ़ेद ही होते थे। अब हमने अपनी आंखों से उन पहाड़ों को देखा, और फिर जिस तरीके से ये फ्लड्स आजकल गिलगित बल्तिस्तान में आ रहे हैं, सेम इसी तरीके से फ्लड्स हमने लेट 80s में पाराचीनार में एक्सपीरियंस किए हैं। बिल्कुल। तो यही फ्लड होते थे। और फिर जो है दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बाद में मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट सेग्रीगेटेड हो, कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये प्लास्टिक है, ये शीशा है, ताकि अगर उसको जो है घर के बेसिस पे सेग्रीगेट किया जाए तो आगे जो है गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी उसको प्रोसेस करने में आसानी आसानी होगी। होगी। और इसी तरीके से तमाम वेस्ट उठा के एक ट्रैक्टर में डालना और उसको बाहर कहीं फेंकना। वेरी सून इंशाल्लाह पाराचीनार कुरम डिस्ट्रिक्ट में भी एपीए के ऑफिसेज होंगे जो रेगुलेटर्स हैं, और वही एपीए फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यही डायरेक्शंस देंगी कि आप कोई लैंडफिल साइट तजवीज़ कर लें, या जो है आप इसके लिए कोई मैकेनिज़्म करें, या उनको जो है गाइड किया जाएगा कि कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म जैसे आईआरआरसी है। लेकिन चूँकि एज अ पाराचीनारियन, एज अ कुरमेवाल, व्हाट आई से कि हम लोग बड़े वेल अवेयर कौम हैं। बिल्कुल। एज अ बहैसियत कौम पूरे कुरम एजेंसी में लोग अवेयर हैं, और बहुत सारी चीज़ों का वक्त से पहले अगर हम देखें ना तो वक्त से पहले पाराचीनार वाले स्टेप लेने वाले लोग हैं। ऐसे ही जैसे ही एक ट्रेंड चलता है, उस ट्रेंड पे जो है सारे लोग लग उसी जाते तरफ हैं। लग जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें अगर अभी से शुरू होंगी कि वेस्ट है और वेस्ट को म्यूनसिपल वेस्ट है, इसको कैसे लेके जाना है, कैसे सेग्रीगेट करना है, कहाँ पे डंप करना है, कहाँ पे नहीं करना, या इनका क्या नैमुल बदल हो सकता है। और वेस्ट जो है इन अदर सेंस वो बिकता है आजकल। वेस्ट एक बिजनेस है, वेस्ट इज़ अ बिजनेस, लोग इससे कमा रहे हैं। और इवन अगर आप इसकी जो है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसकी कंपोस्टिंग करते हैं तो डेफिनेटली उसका जो है वो एक खाद की सूरत में इस्तेमाल होता है। वो कंपोस्ट जो है वो भी बेनिफिशियल है, वो भी चूँकि हमारी ज़री ज़मीनें भी हैं। ऐसे ही है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बाद में सोचने से पहले बेहतर है कि अभी से उसके लिए कोई सोचना स्टार्ट सोल्यूशन करें। निकाला जाए। ऐसे ही है। इसी हवाले से जो हमारा मेन कुरम डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो मेजर इलाका जो है वो एग्रीकल्चर से ही ग्रो कर रहा है। तो एग्रीकल्चर के लिहाज से अगर उस पे बात की जाए तो वेस्ट की उस पे इम्पैक्ट क्या है? जो वेस्ट हमारा प्रोड्यूस होता है तो एग्रीकल्चर, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि आज से 10 साल बाद, तो वही वेस्ट एग्रीकल्चर पे क्या असर उस वेस्ट का होगा? नहीं, बात यह है ना कि वो जो वेस्ट है उसमें मैक्सिमम तो बायोडिग्रेडेबल कंटेंट है। जो 80% चीज़ें हैं उसमें से रिकवर हो सकती हैं। जी। 80%। 80% जो चीज़ें हैं, जितना भी म्यूनसिपल वेस्ट है, जी जी। उस म्यूनसिपल वेस्ट में 80% चीज़ें नॉर्मली रिकवर होती हैं। ठीक है। आपका अगर ग्लास के लिए भी वो वाली चीज़ें भी आप निकाल दें तो आपका 10 to 15% लैंडफिल साइट पे जाएगा। और वो लैंडफिल साइट को जो है ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया जाए जो फ्यूचर में आपको किसी और लैंडफिल साइट की ज़रूरत ही ना पड़े।
सही। क्योंकि अब दूसरी बात जो आपने की कि इसका एग्रीकल्चर के ऊपर, तो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर से वेस्ट का कोई इशू नहीं है, हुँ, हुँ। माँ सिवाय इसके कि आप इस वेस्ट को लगाएंगे कहाँ। हुँ, हुँ। ये वेस्ट जो है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये स्पेशली जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, जी। ये आपस में रिएक्शन करती हैं, इसका लीचेट बनता है। हुँ, हुँ। वो लीचेट नीचे ग्राउंड वाटर में जाता है, बिल्कुल, तो दैट विल डिस्टर्ब द ग्राउंड वाटर वाटर टेबल। बिल्कुल। और पाराचिनार का जो ग्राउंड वाटर टेबल है, अभी उसी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, हुँ, क्योंकि हमारा फ्रेश वाटर अवेलेबल है। पहाड़ों से अभी भी जेडान डैम से पानी आ रहा है, मलानी से जी। आ रहा है, शिलौजान से आ रहा है। तो नीचे वाले एरियाज़ उन्हीं नालों के ऊपर हैं, या जो है बहुत कम ही इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हमने ट्यूबवेल बनाए हुए हैं, जहाँ हम ग्राउंड वाटर को जी, एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये पाराचिनार में ट्रेंड भी बहुत कम है, और वहाँ वाटर टेबल है भी बहुत लो, जी। बहुत नीचे है। बहुत नीचे। इस हवाले से मैं दूसरी एक चीज़ जो है वो बता दूं कि नॉर्मली पाराचिनार में जिस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है हुँ, कि हमारे अपने घरों में ये है कि हम लोग वॉशरूम के, टॉयलेट्स के जो वेस्ट है उसके लिए हम लोग खड्डे खोदते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, जो सेप्टिक टैंक टाइप तो जी। खैर नहीं है, लेकिन उसमें जो है वो 30-40 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसे सेप्टिक टैंक, ये जो नहीं इंस्टॉल बोर हुआ। वाला वो है, उसमें जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम आया हो या कोई ऐसा इशू आया हुँ, हो, तो वो चीज़ें जो है खुद ब खुद प्रोसेस हो रही हैं। लेकिन अगर ये बड़े शहर लेवल पे जाती हैं तो फिर तो आपको खड्डा खोदने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल। अगर पेवमेंट वो चीज़ें बन गई, हुँ, अभी तो वाटर टेबल को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा वाटर टेबल बहुत बहुत नीचे है। नीचे है। जियोलॉजी वाला इस बारे में बेहतर गाइड कर सकता है, मेरी कोई जियोलॉजी से रिलेटेड कोई इतनी वो नहीं है। लेकिन ये भी अगर ग्राउंड वाटर टेबल हाई है, और आप इसी तरीके से जो है बोर होल्स करके जो है, जो टॉयलेट के फ्लशेस उसमें वो करते हैं, हुँ, तो डेफिनेटली वो भी किसी कंटेमिनेशन होती है। फिर हुँ, यहाँ इस्लामाबाद में तो यही है कि जितनी भी बोर हैं, उन बोरिंग्स का पानी आप देख लें तो उसमें कोलाई मौजूद है। हुँ, नॉर्मली हर जगह पे कंटेमिनेटेड है। वो हुँ, कंटेमिनेटेड वाटर पाराचिनार में कंपैरेटिवली कंटेमिनेटेड नहीं है। हुँ, ठीक है, पहाड़ों से आने वाला पानी होगा, हैवी होगा, इश्यूज होंगे उसके, जी। लेकिन कंटेमिनेटेड इतना ज़्यादा नहीं है। ओके। तो इस हवाले से ये है कि फ्यूचर में आपको उस पानी के लिए जो वॉशरूम के फ्लशेज़ हैं, उसके लिए भी आपको इश्यूज़ होंगे मतलब कि इस लेवल पे हम खराब हो सकते हैं। फ्यूचर में ये एक इशू बन सकता है। हुँ, अभी नहीं है, अभी कोई, अभी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सोच ही नहीं एवरीथिंग रहा। स्मूथ, कोई ऐसा इशू हुँ, नहीं है। लेकिन अगर अर्बनाइजेशन ज़्यादा, जो अर्बन स्प्रॉल है, हुँ, हुँ, पाराचिनार के हवाले से अगर हम देखें, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जी, ये शायद फ्यूचर में एक बहुत बड़ा जो है इशू वेस्ट बिल्कुल। मैनेजमेंट से रिलेटेड। सर इसी चीज़ पे मैं थोड़ा अगर इसको कंटिन्यू करूँ, जैसे हमारे मेन सिटी है जिसको हम बोलते हैं पंजाबी बाज़ार, ख्वार बाज़ार, ये वाली या स्कूल रोड, इन चीज़ों पे अगर मैं जितना मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ, पाराचिनार प्रेस या बाकी जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं वो शेयर करते हैं, तो उसमें नज़र आता है जब बारिश होती है उसमें सारा जितना भी पानी है वो रोड्स पे बह रहा होता है, बनिस्बत उसके कि वो नालों में बहना चाहिए। हालांकि नाले हैं, उधर नालियाँ बनी हुई हैं, लेकिन स्टिल उधर वेस्ट इतना ज़्यादा है, वो शापर वगैरह प्लास्टिक इतना ज़्यादा भरा होता है कि वो रोड्स पे पानी निकला हुआ है। तो इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये बला क्या है? ये भी आपने बड़ी अच्छी, खैर है तो ये म्यूनसिपल कमेटी का ही काम हम्म, है, और नालों की सफाई का। यहाँ पे भी इस्लामाबाद में भी जब भी बारिशों का सीज़न आता है, हम बाकायदा तौर पर सीडीए को लिखते हैं हम्म, कि बल्कि यहाँ पे तो एनडीएमए भी है, जी, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए डिपार्टमेंट्स हैं, और वो उससे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी जारी कर देते हैं कि बारिशों में इतनी बारिश हो सकती है और इतने फ्लड्स आ सकते हैं। तो पाराचिनार के हवाले से जो आपने बात की, तो सबसे पहली लानत तो जो है, बड़ी लानत, वो है प्लास्टिक, बिल्कुल, जो हम बहुत ज़्यादा कसरत से भी इस्तेमाल कर रहे बिल्कुल, हैं और है मुज़र सेहत भी। हम्म, वही माइक्रो प्लास्टिक अगर हमारे ईडिबल्स में जाता है तो हमारे लिए कैंसर का भी सबब बन रहा है। वही लो कॉस्ट बॉटल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो फूड ग्रेड नहीं है, फूड ग्रेड हम्म, बॉटल्स हों तो इट्स नॉट एन इशू, लेकिन अगर फूड ग्रेड ना हो तो वो भी
कैन कॉज डैमेज टू द बॉडी। बिल्कुल। अब रही बात उसी प्लास्टिक का नालों में फेंकना, अगर आपका जो है सफाई का सिस्टम ठीक है तो ये प्लास्टिक वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। हुँ, फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के तहत जो है उसकी सफाई होनी चाहिए, उन नालों की बाकायदगी से सफाई होनी चाहिए ताकि वहाँ पानी रुके नहीं। ऐसे अभी तो आपने बड़ी अच्छी बात की, पंजाबी बाज़ार तो ये पंजाबी बाज़ार हो गया, कुर्मी बाज़ार हो गया, हुँ, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ नाले बने हुए हैं, ऐसे ही जहाँ प्रॉपर सिस्टम 2 मौजूद है। साइडेड से बनी हुई है हाँ, इवन। दोनों तरफ से वो बनी हुई हैं, ऊपर जो है कवर्ड भी हैं, जी, कोई इतनी इश्यूज़ भी नहीं है, लेकिन इवन देन वो बंद तो हो सकती हैं जिसकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब आप उस एरिया को देख लें जो अर्बन स्प्रॉल डेवलप हो रहा है और वहीं तक वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। हुँ, आप अगर नीचे कॉलेज कॉलोनी में चले जाएंगे तो कॉलेज कॉलोनी में तो हैज़र्ड आबादी है, यस, ठीक है। अगरचे वो पुराने सिस्टम के मुताबिक लोगों ने घरों का एक गली टाइप की बनाई हुई है, लेकिन हुँ, कोई प्रॉपर आबादी तो नहीं है। बिल्कुल। ना ही वहाँ पर आपके पास कोई ऐसा सैनिटेशन सिस्टम है हुँ, कि जहाँ पे जो है ये जो नाले हैं ये एक प्रॉपर सिमत में बहते हों, इनका जी, पानी किसी प्रॉपर एक जगह पे जाता हो। बल्कि इससे भी थोड़ा सा एक लेवल एडवांस पे अगर मैं बात कर लूँ, हम जब छोटे होते थे तो ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं, जी, जी। जिनको हम खड़ा कहते हैं, हुँ, ये खड़ा जो है ये एक बारिशों की सूरत में हो सकता है, पाराचिनार में नीचे बारिशें ना हों, पहाड़ों के ऊपर हों, जी, तो वो पहाड़ों वाला पानी जो है वो एक फ्लैश फ्लड की सूरत इख्तियार कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन जो रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि उधर जो है लोगों ने उन्हीं खड़ों के ऊपर घर बनाए हुए हैं, ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल। लोकल शहरों के अंदर भी ज़्यादा बारिशें होंगी तो डेफिनेटली अभी तो ब्लॉकेज नहीं है, क्योंकि हुँ, पाराचिनार की भी टोपोग्राफी ऐसी है कि एक यानी ऊपर से नीचे तक जो है ना एक स्लोपिंग टाइप है। जी, सेम इस्लामाबाद की भी स्लोपिंग टाइप हुँ, वो है, इन्वायरमेंट है, जी, टोपोग्राफी है कि पानी रुकता नहीं है, बेहतर। वो बह के नीचे चला जाता है और हुँ, ये सारा पानी निकल के दरियाई कुरम की तरफ निकलता है। जी, सेम इस्लामाबाद के ऊपर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, हुँ, लेकिन यही पानी जब नीचे पिंडी में जाता है तो इफ़ेक्ट करता है, डेफ़िनेटली। ठीक है। वही पानी जो पाराचिनार का है वो दरियाई कुर्म में जाता है और दरियाई कुर्म में जिस पैमाने का फ्लड आता है हुँ, वो तो खैर अफ़गानिस्तान से भी होता है, सिर्फ बिल्कुल। एक वो इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि वो वहाँ से निकल के आ रहा है तो ये फ्लैश फ्लड इतने, क्योंकि एक तो इनके बड़े नुकसानात हैं, हुँ, ये इतना तेज़ी से पानी आ रहा होता है कि ये फिर रुकने का नाम नहीं नाम लेता। नहीं लेता। हमने आजकल घर बनाए हुए हैं इन्हीं फ्लैश फ्लड्स के किनारे के ऊपर ऐसे ही और है, उनको तंग कर रहे हैं। बिल्कुल। जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है, मुझे याद है अपने बचपन का कि ये जो शाम को बारिशें होती थी तो हुँ, मेरा अब्बू वो एडवांस में कहते थे कि चलें निकलें, घर हुँ, जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में वो पानी इतना ज़्यादा होता था कि जा नहीं उसको पाएँगे। क्रॉस करना जो है हमारे लिए इशू होता था। बिल्कुल। और फिर हम लोग जो है कोशिश करते थे कि अर्ली निकलें, टाइमली निकलें ताकि हमें इससे रिलेटेड इश्यू ना हो। इश्यूज़ ना हो। हुँ, अब वहाँ पर आपने घर बना लिए, शामलात तकसीम हो गया, लोगों ने घर बना लिए हैं। अब एक वक्त आएगा, हुँ, या तो इनको जो है प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम को ऐसे कर लें कि इसकी जो है खुदाई कर लें हुँ, इसको, ताकि पानी का ज़्यादा फ्लो भी साथ के घरों को डिस्टर्ब ना कर सके, जी, ठीक है। और या जो है हम पश्तो में उसको बड़ी कहते हैं, जी, जी, इस तरफ भी अगर आप देख लें कि ये जो गुलाम जान पहाड़ है, जी, इसके साथ दोनों तरफ पुश्ते डाले गए थे बिल्कुल। और वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए थे कि वो इधर उधर ना जाए, हुँ, पानी उस इसी पुल के तरह नीचे जाए। से गुजर जाए। लेकिन जैसे ही नीचे जाते थे वहाँ एरिया बहुत बड़ा होता था, हुँ, जितना ज़्यादा भी पानी था तो उसका इशू नहीं बनता था। जी, लेकिन अब तो वहाँ पे भी घर बने हुए हैं बिल्कुल। उस और बेल्ट पे पूरे घर ही घर हैं। फ्यूचर में ये एक अलार्मिंग है। अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर सकता है, हुँ, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज सिनेरियो है, इस सिनेरियो में हो सकता है 3-4 साल 5 साल तक बारिशें ही ना हो, ऐसे ही खुशहाली हो। और ये भी हो सकता है कि इतनी हैवी बारिशें हों कंट्रोल कि से वो बाहर। कंट्रोल से बाहर हो जाए। इसमें तो हमारी पारा-चिनार की बात ही मशहूर है ना कि पारा-चिनार का मौसम और बिजली का पता ही नहीं चलता कब आते हैं, कब जाते हैं। नहीं, लेकिन पाराचिनार के पानी का हुँ, की सिमत हाँ, मुतय्यन है वो है कि नीचे बहनी कि है। पानी पानी ने जो है नीचे बहना है। जी, अब उसके लिए जो रास्ते हैं वो ऐसे बनाए जाएं, लेकिन
मुझे कभी दोबारा ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि इतने हैवी टाइप के रेंज जी, जो जी। है बारिशें हुई हों जिनसे जो है ये एरिया अफेक्ट हुआ हो। हुँ, अब हम अपने बचपन में सुनते रहे थे कि भाई फलां वो जो पहाड़ के करीब फलां घर था वो पानी बहा के लेके हुँ। गया, फलां जगह पे ऐसी इशू हुआ। अब रिसेंटली मैंने कोई ऐसा सुना नहीं है, या तो वो बारिशों का ट्रेंड पारा चिनार में कम हो अ, गया है। इस पे सर अ, मैं थोड़ा बताऊँगा, जैसे रिसेंट रेस्क्यू ख़ासकर ज़्यादातर ये चीज़ें फिर मैनेज कर रहा होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। जो मैं उनके पेजेज़ वगैरह स्क्रॉल करता हूँ या देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंट जो बारिशें हुई हैं, वो जो कच्चे घर हैं, गाँव वगैरह में जो कच्ची आबादी होती है जी ज़्यादातर, उनके काफ़ी ज़्यादा दीवारें कभी गिर जाती हैं, कभी छत गिर जाते हैं, तो रेन इस लेवल पे अभी भी है कि उधर घर भी गिर रहे हैं, दीवारें भी गिर रही हैं। पहले ये होता था ना कि हुँ, इस्लामाबाद में पहले होता था मिटिगेशन, हुँ, ठीक है। मिटिगेशन के बाद आया एडेप्टेशन, ओके, ठीक है। अब जो चीज़ें आ रही हैं वो है क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स। हुँ, ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लें, ऐसे शहरों को अर्बन जो है अर्बन रेजिलियंस के हुँ, नाम से जो है डिबेट्स इस पे चल रहे हैं। और उसमें ये चीज़ है कि शहरों को ऐसे रेजिलिएंट बनाया जाए। अब शायद आपने भी देखी होगी, एक वीडियो है कि किसी स्कूल की, राजस्थान में किसी स्कूल की है, उसका बिल्डिंग ऐसे बना हुआ है कि उस गर्मी में भी वहाँ पे इन्वायरमेंट आपको ठीक ठाक ठंडा लगता है, मिलेगा। एक ठंडा इन्वायरमेंट हुँ, मिलेगा, और उसका गोल स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग है हुँ, और हुँ, कोई इस तरह। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन इन्वायरमेंट डेवलप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और जैसे आप बता रहे हैं कि कच्चे मकान हैं वो गिर रहे हैं, तो विद द चेंजिंग क्लाइमेट जो सिनेरियो है बारिशों का और फ्लड्स का और इन चीज़ों का, तो हमें अपने स्ट्रक्चर्स को ऐसे डेवलप करना चाहिए कि हम फ्यूचर में इन चीज़ों से बच सकें। हुँ, नंबर वन। नंबर टू ये है कि हमें पानी के लिए रास्ता देना है, वरना तो पानी रास्ता खुद बनाता है, वो खुद बनाता है फिर। और जब वो खुद बनाता है तो फिर डैमेज होता है। बिल्कुल। उस डैमेज से बचने के लिए अभी से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए हुँ, कि जो जिन जिन एरियाज़ के ऊपर हम बना रहे हैं, मैं आपको लिटरली मैं कॉलेज कॉलोनी की आपको कुछ चीज़ें बताऊं, हुँ, जहाँ पे छोटे मोटे नाले होते थे और वो उधर से पानी गुजरता था हुँ, बारिशों में, अब वो नहीं है। अब वो नाले जो मतलब नेचुरल ड्रेन्स जिसको जी, हम जी, जी। कहते हैं, वो नेचुरल ड्रेन्स अब नहीं रहे। हुँ, हुँ, अब वही कॉलेज कॉलोनी तो फिर भी एक बेहतर स्ट्रक्चर में है कि यहाँ पे साइड पे जहाँ पे रोड है वहाँ साइड पे नाला बना नाले हुआ बने है, हुए। क्योंकि एजेंसी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है यहाँ पर। लेकिन अगर आप नीचे जाते हैं तो फिर ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। हुँ, और इस तरह के हैवी रेंज की सूरत में अगर आपने बारिश के पानी का रास्ता रोका तो वो वो आपका अपना रास्ता रास्ता खुद बना निकालेगी। देगा। आप ही का रास्ता बना देगा। तो फिर वो आपके घर से रास्ता बनाए या हुँ, आपके खेतों से रास्ता बनाए, हुँ। तो पानी ने तो अपना रास्ता बना लेना है। अच्छा सर, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है हमने, उस पे थोड़े सॉल्यूशंस पे भी बात हुई है। तो अभी मेन गवर्नमेंट के तो अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं और वो भी अपना काम किसी हद तक कर रहे हैं। जैसे मैं पर्सनली देखता हूँ डस्टबिन हैं, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे है, लेकिन मैं उसको यूँ कह लूँगा कि पाराचूनार सिटी में 50% आबादी में डस्टबिन लगे हुए हैं, लेकिन बाकी डस्टबिन है ही नहीं। तो इन चीज़ों पे किस तरीके से वर्क होना चाहिए? लाइक एक चलिए ठीक है, वेस्ट बन ही रहा है, लेकिन वो नालों की जगह या तो नालों में फेंकेंगे या डस्टबिन में फेंकेंगे। अगर तो डस्टबिन है तो वेल एंड गुड, अगर डस्टबिन नहीं है तो फिर क्या सॉल्यूशन है? देखिए, म्यूनिसिपल कमेटी का काम ये है हुँ, हुँ, कि उनके अपने जो है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, अब शहरों में तो ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज आई हैं। हुँ, आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, वहाँ पे भी एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, और उन कंपनीज ने जो है अपने जो वेस्ट के लिए ट्रॉली लगाई हुई है एक हुँ, जगह पे। अगर मैं आपको रावलपिंडी की वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं, हुँ, तो यहाँ पर ये है कि उनकी जियो फेंसिंग हो चुकी है। ओके, जियो फेंसिंग ऐसी हो चुकी है कि एक इलाके में, लेट सपोज एक गली में एक वेस्ट बिन लगा हुआ है। यहाँ पे तो नॉर्मली बड़े कंटेनर होते हैं, जी, वो वेस्ट कंटेनर लगा हुआ है, तो उसकी जियो फेंसिंग हुई है। जब गाड़ी वहाँ पे आती है वेस्ट उठाने के हुँ, लिए, उसको उस ट्रॉली को खाली करते हैं। हुँ, खाली करने के बाद जब दोबारा रखते हैं तो वहाँ पे जो है मेन हेड ऑफिस में आ रहा होता है कि ये ट्रॉली खाली
हो गई। हो गई। ठीक है, इस तरह वो 1 बाय 1 तमाम ट्रॉलीज़ जो खाली होती जाती हैं वहाँ पे उनको अपडेट आ रहा होता है कि ये खाली हो गई हैं। उन सबको उठा के जो है फिर वही लूसर के साइट पे लेके जाया जाता है, वहाँ पे डंपिंग के लिए भेजा जाता है। जहाँ पे पाराचिनार की बात करें तो पहले तो यही बात हमने अभी की कि म्यूनसिपल कमेटी की ये ज़िम्मेदारी है कि वो शहर का वेस्ट उठाने के लिए उनकी ज़िम्मेदारी है। गाँव में ये चीज़ नहीं है, गाँव में तो हर एक का डेरान मौजूद है, वो है ठीक है, अवेलेबल। वो जो है वहाँ पे अपना वेस्ट फेंक रहे हैं। लेकिन इसमें भी गाँव के दरमियान भी एक इश्यूज़ हैं कि जी हमारे डेरान पे आपने ये चीज़ क्यों फेंकी है और सही आपने है। ये क्यों किया हुआ है। लेकिन जहाँ तक शहर की बात है तो ये म्यूनसिपल कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि वो जो है जगह जगह पे अपने वेस्ट बिन लगाए और उनकी ट्रॉली जब भी आए, ट्रैक्टर आए, जो भी उनकी पास जो है वो हैं, तो वो जाके उनको खाली कराने के लिए ज़ाहिरी बात है वो जाते हैं, ये नहीं है कि ये जाते नहीं हैं, करते, नो डाउट। वो जाते हैं। लेकिन अब ऐसे एरियाज़ को वो देख लें कि कौन से एरिया में हमारा वेस्ट बिन नहीं है, कौन से हमारे एरिया में हमारी ट्रॉली नहीं है वेस्ट के लिए कि जहाँ से इस वेस्ट को उठाया जाए। बिल्कुल। ठीक है, अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि लोगों ने तो फेंकना है, जी। अब आप वेस्ट जो है आप अपने घर में 1 रोज़ से ज़्यादा नहीं रख सकते। बिल्कुल। यहाँ इस्लामाबाद में आप देख ऐसे लें, ही आप है। सेम पाराचिनार में देख लें, 1 रोज़ से ज़्यादा आप अपने शॉपर जो वेस्ट वाले शॉपर हैं वो आप घर के अंदर नहीं रख सकते। ज़िम्मेदारी शहरियों की भी है डेफिनेटली। क्योंकि मैं पोल्यूटर हूँ ना, पोल्यूशन तो मैं कॉज़ कर रहा क्रिएटर हूँ। तो मैं ही हूँ। तो जब मैं पोल्यूशन कॉज़ कर रहा हूँ तो आई विल हैव टू पे फॉर दैट, मुझे बिल्कुल। उसके लिए पे करना चाहिए। तो अब मुझे नहीं पता पाराचिनार तो वहाँ पे कोई पे भी कर रहा है म्यूनसिपल कमेटी को उसके वेस्ट उठाने के लिए। तो जहाँ उनके वेस्ट बिन नहीं है वहाँ वेस्ट बिन लगने चाहिए और इस बेसिस पे जो है लोगों की अपनी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हमने वेस्ट इधर नहीं, इस ट्रॉली में इस बिल्कुल। जगह पे ये वेस्ट फेंकना है ताकि वहाँ से जाके इजीली उठाया जा सके। और नॉर्मली ये प्रैक्टिस तो पहले से है। अगर आपने देखा जी, हो जी। लोग जो है आप हज़ारा मोहल्ले का देख लें, वो एक जगह पे डंप करते हैं, बिल्कुल। दुकानदार भी एक वेस्ट उठा के तमाम झाड़ू मार के एक जगह पे रखा जाता है, वहाँ से जो है उनका ट्रैक्टर आता है, वहाँ पे उठा उनको लेते लोड हैं। किया जाता है और उठा के जो है एक जगह पे फेंकते हैं। लेकिन इससे अच्छी चीज़ ये है कि अगर एक ट्रॉली हो और उनका ट्रैक्टर आए उस ट्रॉली को उठा के लेके जाए। बिल्कुल। अब ये तो उनके रिसोर्सेज के ऊपर बात बनती है कि उनके क्या रिसोर्सेज हैं जी, और बिल्कुल। आज नहीं तो कल उन्होंने इस तरफ लेके आना है, अपडेट तो होना है। उन्होंने इस तरफ आना है और इस सिस्टम में जो है अगर ईपीडीज आ गई, ईपीएज आ गई, उनका ऑफिशियल आ गया तो फिर तो उन्होंने ज़ाहिरी बात है एज अ रेगुलेटर उन्होंने इस चीज़ को हिसाब इम्प्लीमेंट करवानी है। इम्प्लीमेंट करवाना है। उन्होंने इस चीज़ का हिसाब लेना है कि भाई आप ये वेस्ट कहाँ फेंक रहे हैं, लैंडफिल साइट है या नहीं है, किस तरफ लेके जा रहे हैं वेस्ट को, ओपन एयर में छोड़ रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट्स क्या है। एक पेशावर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वो है कि उन्होंने इजाज़त दी हुई है स्कैवेंजर्स को, वो लड़के जो ये शॉपर वगैरह चुनते हैं जी। उनको प्रॉपरली बाकायदा तौर पर इजाज़त है कि वो इन चीज़ों को लेके जाएं। बल्कि कल ही की बात है कि मैंने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा कि मुझे किसी अपने ऑफिशियल ने शेयर किया जी। कि पेशावर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है और वज़ीर आला KPK उन्होंने इस सिलसिले में बात की है कि प्लास्टिक बैन है, हम प्लास्टिक को बैन करेंगे KPK में। और ज़ाहिरी बात है KPK की जितनी चीज़ें हैं वो पाराचिनार के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होंगी, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट कुरम के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होंगी। तो प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना है। और ऐसी सूरत में तो मैं एक नेपाल की एक शहर की मिसाल दूंगा जहाँ पे ओवरऑल सिरे से प्लास्टिक है ही नहीं। नेपाल में नेपाल का एक शहर है जहाँ पे प्लास्टिक की कोई चीज़ बैन है, आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। एक अफ्रीकन कंट्री है, मेरे ख्याल में नाइजीरिया है, वहाँ जब आप जहाज़ से उतरते हैं ना तो जहाज़ में ऐलान होता है कि आपके पास कोई प्लास्टिक का कंटेंट है तो वो यहाँ जहाज़ में ही छोड़ दें क्योंकि आगे आप उसको एयरपोर्ट से बाहर नहीं लेके जा सकते। तो ऐसी मिसालें हैं हमारे पास और डेफिनेटली पाराचिनार को तो जो हम अपने तौर पे रैंक करते हैं कि हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा हम लोगों को दुनिया का पता है
और एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो नो बहुत डाउट आगे हैं। पाराचिनार काफ़ी तमाम फाटा के साथ जो है वो कंपटीशन में बड़े बिल्कुल। अच्छे नंबर पे है। और उसमें हम ये कह सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा विजनरी हैं एक अच्छे माहौल के लिए, एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। जिस तरीके से पाराचिनार वाले आगे होते हैं शायद ही कोई हो। बिल्कुल, क्योंकि हम चेंज वी वांट टू एक्सेप्ट द चेंज यस जो कि एग्जैक्ट। अपडेट हो। इसी के हवाले से अगर प्लास्टिक का मेरे ज़हन में जो आता है ना, क्योंकि मैं छोटा होता था, मुझे अभी तक याद है, जो शादियों वगैरह या ईदों में हम एक दूसरे के घर वो लेके जाते थे, बहनों के घर या कुछ, रुमाल होता था। रुमाल में हम चीज़ें रखते थे, प्लास्टिक की जगह हम वो चीज़ यूज़ करते थे कि अपने उधर लेके जा रहे हैं, तो प्लास्टिक की जगह वो भी तो यूज़ हो सकता है। मेरे ख्याल से वो एक वेस्ट को कम कर सकता है। यही चीज़ें हम यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम्म। इवन हमने जो है मुख्तलिफ कंपनियों से वो कपड़े के थैले बनाए, जी बिल्कुल। कपड़े के थैले बनाए और कपड़े के थैले लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम्म। कि आप पुराने प्रैक्टिसेस पे वापस जाएं, क्योंकि हम्म। कपड़े का थैला आप मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर यूज़ सकते कर हैं। सकते। और प्लास्टिक का थैला जो है जिसमें आप अगर एडिबल्स लेके जाते हैं वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। बिल्कुल। माइक्रो प्लास्टिक है और मतलब इनके डैमेजेस का तो पूरी दुनिया को अंदाज़ा है, हर बंदे को पता है भाई ये चीज़ ख़तरनाक है। हम्म। और आज भी हमारी यही चीज़ डिस्कस हो रही थी। एक ताजिरों की एक हम्म। मीटिंग थी। उस मीटिंग के साथ यही कि प्लास्टिक इस्लामाबाद में बैन है, तो आप इसको ना लेके आएँ, आप हम्म। कपड़े के थैले बनाएँ। इवन यहाँ हमारे पेट्रोल पंप वालों के साथ बात हुई थी कि अगर आप सीएसआर के बेसिस में जो पैसे खर्च करना चाहते हैं, हम्म। तो आप लोगों को रोज़गार दें हम्म। और वो जो कपड़ा दर्जी के पास बाकी बच जाता है, उससे थैले बनाए। उसी के कपड़े के आप थैले बनाएँ। एक बंदे को आप रोज़गार भी दे देंगे बिल्कुल। और वो कपड़े के थैले आप अपने पेट्रोल पंप के ऊपर रखें और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। हम्म। ये एक इस्लामाबाद एक के अच्छी एक बहुत प्रैक्टिस है अच्छे ये। और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है इस चीज़ को। हम्म। और उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया है और वो अपने पेट्रोल पंप के ऊपर ये चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम्म। लोगों में कि जी ये कपड़े कपड़े का थैला लें। जो आपने बात की कि रुमाल में हम ख़ुनाई लेके जाते थे, ठीक है। नो डाउट ये प्रैक्टिस इन इलाकों में भी प्लास्टिक से पहले तो यही प्रैक्टिस थी। जो हमारे गांव में हम लोग जाते थे पहाड़ों से लकड़ियां काटने के लिए, उसमें भी रुमाल के अंदर रोटी बंद करके अपने कमर से बांध कमर के। से बांध के जो है वो लेके जाते थे। ऐसे ही है। साथ में गुड़ भी होता था। हम्म। ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस हमारी पहले भी थी। और ये जो है जितने भी यहाँ पे भी आप इतवार बाज़ार में जो पुराने लोग देखें, उनके पास कपड़े का थैला होगा, वो घर से लेके जाएंगे बिल्कुल। वहाँ पे। नॉर्मली इन मैक्सिमम केसेस आपको वो दुकानदार खुद कहता है कि थैला आगे कर लें। जो आप चीज़ें लेते हैं वो कहते हैं थैला आगे कर लें, आप उसी थैले में जो है वो चीज़ें भरें और उसके बाद आप सही। चले जाएं। तो ये प्रैक्टिसेस तो पुरानी हैं जो कि और उस अच्छी हमें है। और अच्छी हैं, जो कि अच्छी हैं। और इस चीज़ को जो है अगर आप ये कहते हैं कि डेवलप्ड नेशंस में आप बात करते हैं, तो वहाँ का जो प्लास्टिक, पहले तो वो प्लास्टिक वहाँ देते नहीं हैं। नॉर्मली जो रैपर्स हैं, ठीक है, उन्हीं रैपर्स में यानी कागज़ के होंगे या जो है वो एक स्पेसिफिक किस्म की शीट मिलती है उसमें है। इवन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक के चम्मच, जी। प्लास्टिक के फोर्क और प्लास्टिक के जो प्लेटें हैं, ये सब ममनू हैं। ये सब नुकसानदेह हैं सेहत के लिए। इसकी बजाय जो है वो एल्युमिनियम फाइल वाले डोंगे भी मिलते हैं, एल्युमिनियम फाइल वाले या गत्ते वाली प्लेटें भी मिलती हैं। इवन बाई 2028 जो इस्लामाबाद है, इसमें तो जो ये पेप्सी, कोक और ये वाले बॉटल्स हैं, पेट बॉटल्स जिसको कहते हैं, इसके ऊपर भी बैन आना है। यानी बाई 2028 ये चीज़ें भी बैन होंगी। इनका भी कोई अल्टरनेट जो है वो देखा जाएगा कि उस चीज़ को, उस अल्टरनेट चीज़ को लेके आएँ। इवन EPA की तो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ ये भी डिस्कशन चल रही है कि आप अपनी कोई ऐसी स्कीम लॉन्च कर लें जिसके तहत आप ये प्लास्टिक वापस ले लें, इनको रिसाइकल कर लें। ये जो बॉटल्स हैं बिकती तो हैं, और ये जो बिकती हैं वो इसको क्रश किया जाता है, फिर इसका जो है इसके पीसेस होते हैं, उसके जो है फिर दाना बनता है, उस दाने से मुख्तलिफ चीज़ों को ये लोग बनाते हैं।
जो इवन जब इसको क्रश करके इसे आग में जो है वो कराते हैं, मेल्ट कराते हैं, जी। वो कराने के लिए उसका जो जितना बड़ा नुकसान है, हुँ, जो चीज़ें हवा में जा रही हैं, तो हवा भी जो है वो ये तो नहीं है ना कि उसके पास कोई रिफ़्रेश करने के लिए कोई सोर्स तो नहीं है, हवा में है, यहाँ नहीं है तो लाहौर चली जाएँगी, लाहौर नहीं तो इंडिया बिल्कुल। चली जाएँगी। कहीं ऐसे न कहीं ये हवा रिसाइकिल तो सर्कुलेट तो कर कर रही रही है, है। ठीक है? ये चीज़ें हवा में रहनी हैं, इन्होंने हवा से निकलना नहीं है अनटिल अनलेस हम ऐसे प्रैक्टिसेस शुरू कर लें कि हवा को पोल्यूट ही ना करें। बिल्कुल, पहले ही कार्बन का लोड जो है वो एक बहुत बहुत बड़ा ज़्यादा है। दुनिया के लिए एक मसला बना हुँ, हुआ है। तो पाराचिनार के हवाले से ये है कि प्लास्टिक को जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करना चाहिए। कम मिनिमाइज़ हुँ, यूज़ जो है उसका होना चाहिए। दूसरा हमने इसी प्लास्टिक जो हमने इस्लामाबाद से कन्फिस्केट किया, वो हमने लाहौर भेजा और उससे बेंच और प्लांटर बनाए हैं। हुँ, आप हमारे ऑफ़िस में आप आके देख सकते हैं कि उससे हमने बेंचेस बनाए हुए हैं। नाइस। और यही हमारी कोशिश है कि इनसे कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए, हुँ, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री प्लास्टिक को रिसाइकिल करने वाली हुँ, लगती है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाला जी, ना जी। हो, तो डेफ़िनेटली इसी प्लास्टिक को एक अच्छे फ़ॉर्म में ला के कोई अच्छी चीज़ भी इसे बनाई जा जो सकती है, यूज़ेबल भी हो। जो यूज़ेबल हो। हुँ, हुँ, बेस्ट है। अच्छा सर, वेस्ट मैनेजमेंट की जैसे हमने उस टाइम बात की, आपने एक बात उसमें की थी कि इट्स अ बिज़नेस, तो उसको थोड़ा इलैबोरेट करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस होगी जिसको बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि पैसे उससे कैसे कमा सकते हैं। देखिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ना तो हुँ, हुँ, ये जो है कचरा जो आता है, जी। अगर आप इसकी कंपोस्टिंग करते हैं हुँ, हुँ, तो 60% तो उसमें बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनके छिलके वगैरह जी। ये चीज़ें हैं। इससे अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो खाद में कन्वर्ट करते हुँ, हैं, हुँ, ठीक है, कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। वो कंपोस्ट बिकता है, ये हाँ, एक फॉर्म है। इससे प्लास्टिक ये स्कैवेंजर्स जैसे प्लास्टिक लेते हैं, हुँ, वो बॉटल के अपने आप पैसे भी कबाड़ी जो देते होते हैं, हैं। कबाड़िए जो जिसको कहते हुँ, हैं, वो कबाड़िए इससे वो चीज़ें लेते हैं हुँ, और ये भी मार्केट में बिकता है, बिल्कुल। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ जो है आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी है, हुँ, आजकल तो खैर नहीं बहुत पुरानी हुँ, है, हुँ, ई-वेस्ट। ई-वेस्ट, ई-वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ओके। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, हुँ, वो पुराने ज़माने के टीवी हैं, मॉनिटर हैं, ये हुँ, हुँ, सारी हुँ, चीज़ें हैं। मैंने खुद यहाँ पे मुख्तलिफ़ एरियाज़ में देखा है, जब हम फील्ड में जाते हैं, ऑपरेशंस पे जाते हैं, तो मैंने देखा है कि इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अलग करके उनसे कॉपर निकालते हैं। बिल्कुल, वीडियोज़ मैंने भी देखी हैं इस टाइप कॉपर की। निकालते हैं, इससे अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हुँ, मेटल्स हैं, उन मेटल्स को निकाल के ये भी बिकता है, ये भी एक बिज़नेस है। बिल्कुल। ठीक है जनाब। तो वेस्ट में मैंने जैसे आपको कहा ना कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे सिर्फ 10% वेस्ट जो है वो लैंडफिल साइट में जाता है। हुँ, बाकी तो मतलब शहरों में वो जो मकानों का डेब्रीज है वो भी बिकता है। फिलिंग के लिए जी, जी, यूज़ होता है। फिलिंग के लिए वो भी इस्तेमाल होता है। हुँ, किसी भी किस्म का कचरा जो है वो बज़ाते खुद वेस्ट जैसे कहा ना वेस्ट इज़ अ हुँ, गुड बिज़नेस कि यहाँ पे तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ जो है EPA से लाइसेंसें हासिल करने के लिए जतन करते हैं क्योंकि वेस्ट में उनको पैसा नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम मैं एक एरिया में गया और एक वॉलंटियर लगा हुआ है। वो हुँ, अगरचे CDA के अंडर नहीं था, तो एक रक्शे वाला था, उससे मैंने पूछा जी क्या? कहते हैं मैं 250 घरों से जो है हुँ, सॉरी कोई 204 घरों से वेस्ट उठाता हूँ। तो मैंने कहा वो आपको मिलता क्या है? तो कहते हैं मुझे मैं 250 रुपए हर फी घर से लेता हूँ। अच्छा वो भी चार्ज होता है। अच्छा हुँ, 250 रुपए वेस्ट जो शॉपर 2-3 वो लेके आते हैं हुँ, और उसी रिक्शे के ऊपर मैं उसको देख रहा था कि वो चीज़ों को सेग्रीगेट कर रहा था। बिल्कुल। जिसको हम कहते हैं ना कि सेग्रीगेशन एट द सोर्स हुँ, कि चीज़ें घर के अंदर सेग्रीगेट करें, 3 शॉपर बनाएँ, वो बंदा डिग्रेडेबल कर रहा एक है। में वो बंदा अपने रिक्शे के ऊपर चीज़ों को अलग कर रहा था। हुँ, ठीक है? और उसके बाद जो है वैसे ही मैंने उनको पूछा कि जी ये क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे? हुँ, कहता है सर ये चीज़ें हम यहाँ बेचते हैं, ये हम इनको बेचते हैं, हाँ। ये जो चीज़ें बच जाती हैं ये हम CDA के कचरे में डाल देते हैं। नाइस, लाइक वो तो 204 जो घर हैं, जी हाँ, उनसे चार्ज हो रहा है।
वो उनसे चार्ज हो रहा है। उसके अलावा मैंने जो इस्लामाबाद में खासकर देखा है, जैसे हम भी वो कचरा देते हैं ना उन लोगों को, तो उन्होंने बोरियां भी 3-4 किस्म की रखी होती हैं, उधर ही सेग्रीगेट कर रहे होते हैं, बॉटल एक में डालते हैं, बाकी कचरा दूसरे में डालते हैं। तो उसी लिहाज से वो एक बिजनेस प्लान के तहत ही चल रहे हैं टोटल। आई डोंट वांट टू मेंशन द प्लेसेस, मैं नहीं चाहता कि मैं उन इलाकों के नाम बताऊं, लेकिन आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स हम्म। एक एरिया के बारे में कि जी यहाँ जो है, एक होते हैं म्यूनिसिपल कमेटी के ठेकेदार, हम्म। वो ठेकेदार वो कचरा उठाते हैं। अब उसमें एक एजुकेशन का ग्रुप आ गया कि जी हम लोग एज अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखते हैं कि हम इसकी कंपोस्टिंग करेंगे। अब उन्होंने भी घरों से कचरा उठाना शुरू किया, ठीक है, रिसर्च पर्पस के नाम पे, लेकिन साथ में कहते हैं कि हम आपके घरों से जो कचरा उठाएंगे उसका आपको हमें इतना पे करना पड़ेगा। जो पहले आप उसको पे करते थे, अब आप हमें। इस पे जो है उन दोनों के दरमियान एक लड़ाई हुई जो आगे बड़े हाई लेवल पे पहुंची। यानी कचरे के ऊपर लड़ाई हो रही कचरे के ऊपर दो ग्रुपों में एक किस्म का जो है ठेकेदारों की आपस में उससे रिलेटेड लड़ाई हो गई कि जी ये हमारा कचरा है, हमारे पास लाइसेंस है, हम इसको उठाएंगे, ये कौन आ गया है इस कचरे को उठाने वाला। और बिजनेस का बिजनेस है इसमें बहुत सारे। अब मैं आपको सिंपल सी ये चीज़ बताऊं ना, एक गत्ते के लिए, एक गत्ता जो है ये जितनी बिकता है, इसके अलावा जो है हॉस्पिटल वेस्ट, अभी तक हम उस पर बात नहीं कर चुके हैं। और उसमें जो है, चूंकि उसमें वर्जन प्लास्टिक होता है, जो ड्रिप्स हैं और ये वाली चीज़ें हैं, ये प्लास्टिक को बड़े मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के लिए बनाने में दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर 2005 में रेगुलेशन बना हुआ है कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का जो है, हॉस्पिटल अपना वेस्ट बाहर नहीं भेज सकता क्योंकि वो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। अभी हम जब बात कर रहे थे ना, म्यूनिसिपल वेस्ट अलग है, हॉस्पिटल का वेस्ट अलग है, दैट इज इन्फेक्शियस वेस्ट एंड नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट एंड शार्प्स। ये तीन चीज़ें, शार्प में ये ब्लेड्स और ये नीडल्स वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। इन्फेक्शियस वेस्ट में वो इंजेक्शन, वो चीज़ें जिससे मैं किसी का ब्लड या कोई पार्ट या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा है, ठीक है। तीसरी चीज़ है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के, वो उनके जो डब्बे हैं इंजेक्शंस के और इनके, वो नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन्फेक्शियस वेस्ट जो है उसको एक ख़ास टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, उसको एक येलो रूम में रखना पड़ता है, बिलो माइनस डिग्री टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। इवन उसको आप ज़्यादा देर के लिए रख भी नहीं सकते, उसको आप इंसिनरेशन पे लेके जाएंगे, यानी उनको आप इंसिनरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वही कचरा जो है लोगों के पास आता है, स्पेशली ये जो वेस्ट कलेक्टर्स हैं, ठीक है, स्कीवेंजर्स हैं, ये लोग जाहिरी बात है उनके लिए तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इट कॉजेज डिजीजेस, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बीमारियां लग रही हैं। और यही इसी चीज़ से आप कुछ बनाएंगे तो अगेन दैट विल कॉज अ डिजीज। ये जो है, अगर आपने इसको थोड़ा सा प्रोसेस कर लिया, क्योंकि जो लोकल फैक्ट्रीज हैं वो कोई इतनी अच्छी प्रोसेसिंग तो नहीं करते ना। जो अभी हमने फूड ग्रेड प्लास्टिक की बात की, तो वो चीज़ें तो यहाँ पे है ही नहीं। तो इस चीज़ को अगर हम देख लें कि वहाँ पर जो है ये वाला कचरा भी बिकता है, और मतलब है बड़े शहरों में तो इसकी ममानियत है, और बाकायदा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं हम लोग। और इंसिनरेट करने के लिए प्रॉपरली हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया गया है, क्या वो स्टेप सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं। इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, EPA है, और हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एक अपनी उनकी एक सोसाइटी होती है जिसमें ऑफिशियल्स नॉमिनेट होते हैं, और मंथली बेसिस पे उनकी हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ की जो है मीटिंग होती है, जिसमें हेल्थ रेगुलेटरी को और हमें बुलाया जाता है कि हम इस वेस्ट को ऐसे ऐसे सेग्रीगेट कर रहे हैं, इन्फेक्शियस इधर रख रहे हैं, नॉन इन्फेक्शियस इधर कर रहे हैं, शार्प्स को हम इधर लेके जा रहे हैं, इतनी डिग्री टेम्परेचर पे एक एक वार्ड से हम इनको जमा कर रहे हैं। ये हमारा मैकेनिज़्म है। और उसके बाद जो है ये येलो रूम तक ये चीज़ें लेके आई जाती हैं, और येलो रूम में भी ज़्यादा देर के लिए उनको नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन बढ़ने का ख़तरा होता है, उसको जो है फिर इंसिनरेट किया जाता है। अब तो इस्लामाबाद में ये चीज़ भी हो रही है कि एक सेंट्रलाइज इंसिनरेशन फैसिलिटी हो, क्योंकि इंसिनरेटर जो है यहाँ पे भी एक इशू है, और बहुत सारा वेस्ट जो है वो दूसरे, जिसको हम ट्रांस बाउंड्री इफेक्ट कहते हैं, कि पिंडी में इंसिनरेटर लगे हुए हैं, या इवन
केपीके में इंसनरेटर लगे हुए हैं, यहाँ से वेस्ट जा रहा है, तो हम उनसे यही पूछते हैं कि भाई आप जिस गाड़ी में लेके जा रहे हो उसका टेम्परेचर क्या है, ए, जिस गाड़ी में आप इस वेस्ट को लेके जा रहे हो उसका टेम्परेचर क्या वही है जो ऑप्टिमल चाहिए होता है, या आपके पास एवं ही डाला है और उठा के उसमें अपनी नहीं चीज़ें डाल दी और लेके जा रहे हैं। नहीं, एक रूल है। अब मुझे नहीं पता पाराचिनार के हवाले से कि जो वहाँ पे भी छोटे मोटे अस्पताल हैं, मेडिकल बिल्कुल स्टोर्स हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ का वेस्ट किधर जा रहा है, कहाँ पे वो इसका तो मैनेज कोई हो रहा पता ही है। नहीं है। आई एम अनअवेयर ऑफ इट, मुझे नहीं पता इस सिलसिले भी में। मैं अगर खुद पाराचनार पे जो रिसर्च करता हूँ मुझे भी अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि ये हम सोचते ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। और डेफिनेटली कोई मैकेनिज्म तो होगा उनके पास, होगा। अगरचे हमारी हम्म, नज़र से नहीं ऐसा गुजरा, ही है, लेकिन होगा तो लेकिन लाजमी। डेफिनेटली होगा, कुछ ना कुछ हम्म, सिस्टम तो होगा, या वो कहीं लेके जाते होंगे। अब बिल्कुल। पुरानी एक प्रैक्टिस ये भी है कि जी लोग कहते हैं कि जहाँ से जान नहीं छुड़ा सकते उनको ज़मीन में दबाओ, लेकिन हैवी मेटल तो उधर भी रहता है, रहता है, वो तो ख़त्म नहीं होने उसने वाला। तो ख़त्म नहीं होना। हैवी हम्म। मेटल्स ने तो तब तक जब तक आप उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग ना कर लें उसने उधर ही रहना होता है। जी। अच्छा सर, रिसाइकलिंग की जैसे हमने बात की है, रिसाइकलिंग इन चीज़ों की तो मेरा नहीं ख्याल कि हो सकती होंगी। जैसे मेटल वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं, इतना सारा प्रोसेस, क्योंकि हम पाराशिनार की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो डेफ़िनेटली प्रॉपर मैकेनिज़्म होगा, कोई इंडस्ट्रीज़ होंगी, तभी जाके ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती होंगी ना? नहीं, ऐसा भी नहीं है ठीक कि है। चीज़ें उनकी रिसाइकलिंग कोई इतनी, जैसे कंपोस्टिंग है, हुँ, ये कोई खर्चा, इसका कोई इतना खर्चा नहीं आता। ठीक आपको है। जस्ट 2 कनाल की ज़मीन चाहिए, हुँ, ठीक है? जिसके मुख्तलिफ यूनिट्स यहाँ पे हमारे जो वो हैं एनसीईआरटी, इसी के अंदर जो है अ, एक बाकायदा तौर पर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उनकी अपनी एक टीम है, जो जैसे मैंने आपको कहा आईआरआरसी, जी, जी। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर, हुँ, वो ये बनाते हैं। इन्होंने मर्दान में भी बनाया हुआ है, इन्होंने केपीके की दूसरे साइट्स के ऊपर भी बनाया हुआ है, जहाँ पे ये वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट कन्वर्ट कराते हैं करते हैं। और बाकी जो प्लास्टिक वगैरह है उनको रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। तो रिसाइकलिंग यूनिट्स, अब आई एम अनअवेयर, मुझे नहीं पता पाराचिनार में कोई ऐसा यूनिट है, हुँ, लेकिन प्लास्टिक के लिए कोई चीज़ें लोकली उस लेवल पे हो सकती हैं कि जिसको एक प्रोसेस से गुजारने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हुँ, आगे भेजा जाए, बिल्कुल। ठीक है। हैवी मेटल्स की जहाँ हमने बात की है तो वो इन चीज़ों में नॉर्मली ना म्यूनिसिपल वेस्ट में है, हुँ, ना हॉस्पिटल वेस्ट में। हॉस्पिटल वेस्ट में चूँकि चीज़ें इंसिनरेट हो जाती हैं, हुँ, जब इंसिनरेट होती हैं तो उसका आखिरी जो ऐश बच जाता है, उस ऐश के लिए पिट बनाया जाता है और उस पिट में उसको डाला जाता है। ओके। यानी वो ऐश भी ऐसे आप नहीं फेंक वो सकते, भी वो भी पिट में दबाएँगे। जाएगा और वो पिट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके भरने के लिए, और बड़ा कम हुँ, कंसंट्रेट, जब आप 1200 डिग्री सेल्सियस पे किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो हुँ, उससे जो है कोई चीज़, बचती लेकिन नहीं है। इंसनरेशन को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। हुँ, आप गैस पे कर रहे हैं और गैस की मिकदार कितनी चाहिए, जी। उसमें जो है जैसे अक्सर यहाँ पे इशू आ जाता है कि गैस का फ़्लो कम होता है, हुँ, क्योंकि यहाँ पे तो सुई गैस पे जो है ये काम चल रहा है। चल रहे होते। तो उसका प्रेशर कितना है, कम है, ज़्यादा है। अगर ये ना हो सही तरीके से, ये चीज़ें नहीं जलती, तो फिर ब्लैक स्मोक आना लगता है हुँ, इंसिनरेटर के जो चिमनीज़ हैं उससे। और वो जो इमिशंस हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। उसके ऊपर जो है इवन ईपीए 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करता हुँ, और उनको जो है ट्रिब्यूनल के हवाले कर देता है कि ये जो है पब्लिक के लिए ख़तरनाक है, उसमें हुँ। जो है जो गैसेज़ हैं दैट इज़ हाईली डैमेजिंग। सर, इसी चीज़ को अगर मैं देखूँ, क्योंकि पाराचिनार में जो भी चीज़ें होती हैं अपनी नज़रों से गुज़रती हैं। तो मैं तो ज़्यादातर जब भी पाराचिनार में होता हूँ उधर देखता हूँ कि एक ढेर बना होता है। वो माचिस की तीली देते हैं और जलाना स्टार्ट कर देते ये भी ना सिर्फ ममनू है हैं। हुँ, वेस्ट को जलाना, हुँ। बल्कि इसके ख़िलाफ़ तो हम लोग एक्शन ले लेते हैं कि वेस्ट को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जला के तो आप और ज़्यादा और ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नुकसान कर रहे हैं। पहुंचाते हैं। जो ईपीए का स्टांस है उसमें वही है कि इसको जो है ना, इसकी रिकवरी करो, हुँ, रिसाइकल करो चीज़ों को। अगर आपने जला दिया तो जलाने के बाद तो उस बचा चीज़ ही की नहीं है हैसियत ही ख़त्म हो गई ऐसे। और वो इन्वायरमेंट को भी पल्यूट करेगा।
बाई दिसंबर हम लोग जो है यानी दफ़ा 144 लगाते हैं कि जितना भी ये ज़्यादातर आपने देखा होगा मिस्त्री खानों पे जी। जो ऑयल। ऑयल को जला के जो है वो अपने आप को तो गर्म करते हैं, लेकिन उनके दूसरे नुकसानात से वो अवेयर नहीं होते। या कचरे को जलाना, ये स्ट्रिक्टली हम लोग एक ऑर्डर करते हैं कि इससे जो इन्वायरमेंट में चीज़ें आती हैं, जो स्मोक आता है, उस जी। डेंस स्मोक की वजह से स्मोक का ख़तरा होता है। जैसे पंजाब के बड़े बड़े शहरों में स्मोक का ख़तरा है, इवन लाहौर में तो कुछ ठीक है, नज़र ही नहीं एयर आता। क्वालिटी को ख़राब करता है। पाराचीनार की एयर क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो अब भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन हालत में है। बाद में अगर ट्रैफिक का, चूँकि मैक्सिमम जो इसमें इनपुट होता है हवा को ख़राब करने के लिए, वो गाड़ियों की इमिशंस हैं जो डैमेज करते हैं। बाकी तो पाराचीनार का एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। इतनी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिससे हम कहें कि हमारी एयर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। एक अच्छा इन्वायरमेंट है और अभी बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट है, जिसको हम एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम कह सकते हैं, जहाँ पे लोग जा सकते हैं एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे। अब हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि पाराचीनार इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, आप जाएं वहाँ पे, देखें कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या इन्वायरमेंट है। जैसे कुछ चीज़ें मैं अपने यारों दोस्तों की जो है वो फेसबुक पे शेयर करता हूँ तो लोग फ़ौरन पूछना शुरू कर लेते हैं कौन सी जगह है, कहाँ की तस्वीर है। तो पाराचीनार को परवरदिगार ने बहुत खूबसूरत पैदा किया हुआ है, उनके पहाड़ों को, उनके गांव के इलाकों को, हर एक एरिया जो है ना वो एक नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि ज़्यादातर इन्वायरमेंट जो है वो क्या कहते हैं उसको, डिस्टर्ब नहीं है, अपनी नेचुरल हालत में बहुत सारी जगह हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ अर्बन स्प्रॉल की वजह से जो पाराचीनार का एरिया है ये ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, लेकिन यही क्रश मशीनें उधर भी लगी हुई हैं। पाराचीनार के हवाले से अगर हम बात कर लें, क्रश मशीनें हैं, और अगर फ्यूचर में यही क्रश मशीनें रहेंगी तो ये भी एयर क्वालिटी को ख़राब करने का जो है वो करेगा। ठीक है, इसके लिए भी जो है वो डस्ट सैम्पलर्स होते हैं कि उसके डस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अच्छे क्रश मशीनें हैं जहाँ पे उन्होंने जो सैम्पलर लगाए हुए हैं वो डस्ट को जो है मिनिमम हद तक हवा में जाने देते हैं। मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि एज अ पर्सनल ऑफ इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट होने के नाते, एक इन्वायरमेंट का स्टूडेंट होने के नाते ये हमारी वो है कि हम पब्लिक अवेयरनेस करें, पब्लिक को अवेयर कर लें। ठीक है, पाराचीनार में अगर हम देख लें इन्वायरमेंट में कितने पीएचडीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं नाम अगर गिनवाने पे आ जाऊं, बहुत सारे हमारी पीएचडीज हैं जो इन्वायरमेंट में पीएचडी हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वो मुझसे कहीं गुना बेहतर जानती हैं इन चीज़ों को कि इनका इन्वायरमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट क्या होगा। अभी तो हमारे लिए ये चीज़ें मजाक हैं, लेकिन 20 साल बाद अगर मैं देख लूँ तो ये हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा। फिर लाहौर के और पाराचीनार के इन्वायरमेंट में फ़र्क ना रहे तो फिर तो फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा ही है। और फ्यूचर की जो क्लाइमेट प्रोजेक्शंस हैं उसमें भी ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये डेफिनेटली पाराचीनार को इफ़ेक्ट करेगा। इंडेमिक प्लांट्स के ऊपर अब एक मुर्तज़ा साहब हैं शायद, वो काम कर रहे हैं इंडेमिक प्लांट्स के ऊपर। इंडेमिक प्लांट्स वो होते हैं जो एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं। अब जो पाराचीनार के इंडेमिक हैं, जो प्योरली पाराचीनार के अंदर रहते हैं, का मतलब ये है कि वो पाराचीनार के क्लाइमेट के साथ एडजस्ट हैं। अगर पाराचीनार का क्लाइमेट डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली उन प्लांट को इफ़ेक्ट होगा और वो फिर वहाँ पे ख़त्म होना शुरू, उनकी सर्वाइवल का इशू होगा। तो यही चीज़ें जो है मैं कुछ नाम स्पेसिफिकली लेना चाह रहा हूँ इस सिलसिले में। डॉक्टर जावेद हैं, केमिस्ट्री के हैं, डॉक्टर हिदायत हैं, केमिस्ट्री के हैं, और डॉक्टर वाहिद हैं जो बॉटनी के हैं और इस पे बड़ा काम कर रहे हैं। मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर उनका काम है। डॉक्टर जावेद की भी ख्वाहिश है, डॉक्टर हिदायत की भी, कि इस तरह की चीज़ें जो है वाई नॉट कि हम पाराचीनार के अंदर एक इंडस्ट्री लेके आए। जो हर्बल मेडिसिन्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, दिस इज़ अ रिसोर्स। बिल्कुल, ये पाराचीनार का एक बहुत बड़ा एसेट है। और थैंक यू कि आपके प्रोग्राम के तवसत से मुझे ये पाराचीनार एक सेंटर रहा है।
तरक्की के लिए बिल्कुल। जिसको आर्टिमिसिया कोरामेंसिस, आजकल उसको सेरिफिडियम कोरामेंसिस कहते हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। हुँ, और आर्टिमिसिनिन है इसमें, जो मतलब है जो एंटी मलेरियल ड्रग है। हुँ, और ये जो है एक ज़माने में यहाँ से ट्रेड होता रहा है। जी, ओल्ड हिस्ट्री में मैंने अब स्टडी किया। अब उसको जो है हर्बल मेडिसन को बनाने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती है, हुँ, क्योंकि एरिया जो है हमारे मेडिसिनल एरिया, आप पूरे मतलब जैसे ही आप टल को क्रॉस करते हैं ना, हुँ, ये पूरा एरिया आपको जो है आगे पेवाड़ कोतल तक जो है, सही है। वहाँ तक आपको जो है अफ़गानिस्तान बाउंड्री तक हुँ, आपको हर जगह मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे। बिल्कुल। और वो लोकल रोज़गार को भी प्रमोट कर हुँ, सकते हैं। उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी होंगे, हमारे पहाड़ों में रहने वाले लोग वो भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जी, लेकिन उस हद तक नहीं कि साथ-साथ उनकी कंज़र्वेशन की हुँ, स्ट्रैटेजीज़ भी हों, जी, कि वो वाला आंसर भी हमसे ना रहे कि हम सिर्फ़ इसको एक्सप्लॉइट करें और बाकी चीज़ें छोड़ हुँ, दें। तो एक अच्छा जो है वो केमिस्ट्री उसकी बन सकती है। बिल्कुल। उस हवाले से बजाय कि हम किसी और इंडस्ट्री पे जाएँ, हुँ, व्हाई नॉट हर्बल मेडिसिन्स के ऊपर चले जाएँ। ऐसे ही है। इस इंडस्ट्री को हम प्रमोट करें, एक अच्छा एरिया है हमारे इलाके में। आप आई डोंट नो कि आप सेंट्रल कोरम में गए हैं या नहीं। गया हूँ। मैं अगर अपने एमफिल की बात बताऊं, तो मैं ये जो है डोगर से ऊपर जाता था, ठीक है जी, और उधर से कभी मैं आता था तो हुँ, बज़, केमल बज़, और ये जो है तबई, हुँ, तबे, और बहुत सारे मकामात हैं जो इस जी, वक्त मेरे जहन में नहीं है। मोस्टली मेरा विज़िट इन इलाकों का होता था, यहाँ से मैं मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करता था, हुँ, उनकी जो है इथनो बोटेनिकल स्टडीज़ के लिए कि जी, जी, ह्यूमन एंड प्लांट्स रिलेशनशिप क्या है। हुँ, तो एक काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है पाराचीनार। हुँ, उस हवाले से भी एक हमें डेफ़िनेटली। सोचना चाहिए, हमारे बड़ों को सोचना हुँ, चाहिए कि इस तरफ हम इस इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी जा सकते हैं, बिल्कुल, हर्बल मेडिसिन की तरफ। बिल्कुल। बात दोबारा वापस मैं जी, अपने जी, आपकी उसकी तरफ ले आऊँ, कि जो हम बात कर रहे थे कि वेस्ट जो है एक तरह से जनरेट तो हम करेंगे, हुँ, ये तो हो ही नहीं सकता। कि ना एक करें। बंदा अगर कहीं रहता है तो 0.5 केजी ऑन एवरेज 24 घंटों में वो पर पर्सन है। पर पर्सन जो है हुँ, वो वेस्ट जनरेट करेगा। जी, अब उस वेस्ट को जो है किसी अच्छे प्रोडक्ट में तब्दील करना, हुँ, ये अब हमारी ड्यूटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। इसी को कंटिन्यू करते हुए जैसे हमने रिसाइक्लिंग की बात की है, तो रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री आई डोंट नो कि आप उसका किस तरीके से आंसर देंगे, लेकिन रिसाइक्लिंग अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो उसपे कितना ज़्यादा खर्चा आएगा? आया हम प्राइवेटली बना सकते हैं उन चीज़ों को या गवर्नमेंट ही बनाएगी? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने बात की ना कंपोस्टिंग वाली, जी। वो तो एक ईज़ी प्रोसेस है। हुँ, उसको जो है पूरा सिस्टम बनाने के लिए आपके पास 2 कनाल ज़मीन है, जी, तो जस्ट यू नीड 2 करोड़ रुपए चाहिए आपको ठीक है। उस वेस्ट को कंपोस्ट में तब्दील करने के हुँ, लिए। एंड दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हुँ, बाकी वेस्ट आता रहेगा, आप उसे, ये उनके साथ मेरी बात हुई है। जब वेस्ट आता है, हुँ, उस वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस से उनको गुज़ार के कंपोस्ट बनाया जाता है। हुँ, यही चीज़, ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हमारे डेरान में होता है। हुँ, ठीक है। जो डेरान में जी, जी। हम वेस्ट जो है नॉर्मली वहाँ पे तो एनिमल्स एक्सक्रीटा हम डालते हैं। हुँ, उस एक्सक्रीटा में जितने बैक्टीरिया होते हैं, साथ में जो भी हमारे घर के हुँ, छिलके और जी, फ्रूट्स जी। और ये सारी चीज़ें उसी जगह पे जाती हुँ, हैं ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होती हैं, वो डिग्रेड होती हैं, उनकी बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होती है, हुँ, और उसकी एक फॉर्म आती है दैट इज़ टर्म्ड एज द कंपोस्ट। ओके। ठीक है जी। वो एक फर्टाइल चीज़ होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं और हुँ, उनको हम खेतों में खेतों में डालते एज अ हैं। फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा मैकेनिकल और थोड़ा सा जो है उसको टेम्परेचर हीट सेंसिटिव हुँ, प्रोसेसेस से गुजारने के लिए मुख्तलिफ चैम्बर्स बनाई जाती हैं। ओके। उनमें से इनको प्रोसेस किया जाता है और एट द एंड उसका एंड प्रोडक्ट कंपोस्ट। और मतलब ये दिल्ली के हुँ, वेस्ट से जो है साथ-साथ इधर वेस्ट आता हुँ, जाएगा, अगला दूसरे चैम्बर में चलता जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर 100% वेस्टेज हमने इकट्ठा कर लिया, उसमें 10% जो है, वो फेंकने वाला है, वो लाइक फेंकने वाला है। ठीक है, वो ज़ाया है। जी हाँ।
जिसको ना रिसाइकल किया जा सकता है और ना ही डिकम्पोज किया जा सकता है, लेकिन बाकी जो 90% है उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी आएगा। प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और उसको जो है आप रिसाइकल करके भी मतलब जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग की हम बात कर रहे हैं ना, तो तो आप अगर आप प्लास्टिक की बात करते हैं ना, हम्म, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, जी, अब ये यूनिट ये पाराचिनार में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आप उसकी बेसिक प्रोसेसिंग करके उसको आगे भेज दें। हम्म, आगे तो मतलब है, अगर मैं आपको इस्लामाबाद की एग्जांपल दूं, यहाँ पे भी जो प्लास्टिक का वेस्ट है हम्म, तो जमा किया जाता है, उसको थोड़ा सा जला के हम्म, उसके बड़े बड़े स्लैब्स बनते हैं। हम्म, वो स्लैब्स जो है लाहौर भेजे जाते हैं जहाँ उसका दाना बनता है। जी, ठीक है। या ये जो प्लास्टिक है मतलब है इन्हीं का दाना बनाया जाता है। हम्म, दाना आगे मुख्तलिफ इंडस्ट्री में भेजा जाता है, उसको हम्म, उससे पाइप्स बनते हैं, जी, जी, उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनते हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है जिसको एक आम आदमी जो है अफोर्ड ना कर सके। मतलब वी कैन डू इट प्राइवेट, हम बना सकते हैं, बिल्कुल उस बना पे कोई सकते हैं। इशू तो नहीं होता कि कोई लाइसेंस नहीं, हमें एक लेने पड़ेंगे। ज़ाहिरी बात है, एक अप्रूवल तो लेनी पड़ती है। ओके, आपकी किसी भी चीज़ के लिए आपको हम्म, गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूवल के बगैर तो नहीं हम्म, हो सकता। और अगर जो है आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उस चीज़ को कर रहे हैं तो ईपीए को भी उससे कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल एक स्मूथ हम्म, प्रोसेस। ये तो मैं ऑडियंस को इवन मोटिवेट करूंगा, जो लोग फजूल चीज़ों में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि वेस्ट मैनेजमेंट पे एक तो आवाम की भी रहनुमाई और उनको फ़ायदा देना भी हुआ और उनका अपना अच्छा खासा फ़ायदा होगा। अगर मैं बता दूं थोड़ा सा कि अगर इस बिज़नेस को किसी ने स्टार्ट कर लिया हम्म, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि किसी स्टेज पे वो खुद गांव में जाके अपना ट्रैक्टर लेके जाएगा कि वहाँ से भी वेस्ट लेके मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। कि उधर से जो है इन चीज़ों को लेके ना, अगर आप कोई करना चाहे हम्म, तो यहाँ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना, जी, यहाँ जी, हमारे पास एग्जांपल्स हैं। कि एक वो दूसरे के साथ वो लड़ रहे वो हैं। आके वो आके यहाँ पे किसी बंदे के साथ हफ्ता 10 दिन गुजार ले। हम्म, यानी जो B17 की मैं आपको बात जी, कर रहा जी, हूँ कि अब्दुल हमीद खान इंस्टीट्यूट ऑफ हम्म, NCRD जो है, उसमें जाके वो पूरा प्रॉपरली उसको गाइड करेंगे। हम्म, वो उनको मतलब है पूरा मैकेनिज़्म समझाएँगे कि किस तरीके से होता है। ओके, नहीं तो मैं उनको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। ये तो वो बेस्ट है। बाकायदा प्रॉपरली जो है उनको गाइड भी करेंगे, वो उनको बताएँगे भी। हम्म, और अगर उसने एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखना है तो यहाँ हमारे पास B17 में ये चीज़ मौजूद हम्म, है। मर्दान में हमारे पास ये IRRC मौजूद है। हम्म, और उस पे जाके जो है वो उन चीज़ों को देख ले, पहले वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को हम्म, देखे, अगर उसके समझ में ये चीज़ें आती हैं तो उस पे स्विच करे। हम्म, ये भी नहीं है कि उसको जो है अभी इब्तिदा से लगाए और फिर पहले बाद में समझे, पहले समझिए इसको। ट्रेन करे खुद को, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। जब तक आप इस चीज़ को उसकी एक बड़ी अच्छी किताब है, कचरे में जन्म। कचरे में जन्म। कचरे में जन्म, ये वो कहता है कि मैंने कचरे में ही जन्म पाया है और हम्म, कचरे से जो है मैं इतना ये बिज़नेस की तरफ आया हूँ। हम्म, और उससे जो है यानी जो उनकी कंपोस्ट है, उससे बनाई हुई चीज़ें उन्होंने हमें खिलाई हैं। हम्म, कि जो जहाँ-जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र के तौर हम्म, पे इस्तेमाल करके जो चीज़ें ग्रो हुई हैं, हम्म, वो चीज़ें उसने हमें खिलाई हैं। बल्कि एक दिन गुड़ लेके आया कि जी हाँ, ये आप लोग खा लें, इस गुड़ में कोई इश्यू है। तो बेहतरीन। चीज़ें हो सकती हैं, मतलब बड़ी बेहतर पॉसिबिलिटीज। तरीके से हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक प्राइवेट सतह में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और अच्छा खासा प्रॉफिट की बात आती है कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा, जो मैं सोच रहा हूँ एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक नज़र आ रहा है कि प्रॉफिट है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरम एजेंसी की जो आबादी है, हम्म, बड़ी पढ़ी-लिखी है। हम्म, मैं पर्सनली इस चीज़ को हम लोगों में मतलब जी, एज़ अ प्राउडली हम कहते हैं कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं हम्म, इनकी निस्बत। उसमें यह है कि यहाँ पे किसी एक सोसाइटी के साथ वो सिर्फ इतना सोचे कि मेरा जो घर है या मेरे भाई का जो घर है या मेरे रिलेटिव का जो घर है, उस सोसाइटी में कचरा कैसे जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, किस लिए लेके जा रहा है, वो ज़रा एक फ़ॉलो अप कर ले। सिर्फ एक देख ले एक दिन। एक दिन सिर्फ देख ले उस प्रोसेस को कि हो क्या रहा है। हम्म, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आइदर दिस इज़ प्रॉफिटेबल बिज़नेस और नॉट। इवन उसका भी आपने बता दिया कि वी कैन प्रोवाइड यू द ट्रेनिंग। हाँ, बिल्कुल। हम्म, यहाँ पे जो है आपको ट्रेनिंग के लिए हम हाज़िर हैं।
हम आपको जो है वो उन रेलिवेंट पर्सनल्स के साथ, क्योंकि जी, 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 हम लोग तो डेफ़िनेटली रेगुलेटर्स हैं, हम लोग इन चीज़ों को नहीं, अटैच कर लेकिन देंगे। किसी न किसी के साथ अटैच कर देंगे, आपको हुँ, बता देंगे कि प्रोसेस कैसे हो रहा इवन सर जो बातें आप कर रहे हैं मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ इस बिज़नेस में। है। डेफिनेटली इसके लिए जो है हम लोग पंजाब ने तो एक बनाया हुआ है, लेकिन हुँ, अभी फेडरल में जो EIA IEEE रेगुलेशंस हैं, हुँ, ये अभी अपडेट नहीं हुई, ये 2000 के चल रहे हैं। ओके, लेकिन न्यू रेगुलेशंस में इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होता है। आपको वेस्ट का लाइसेंस लेने के लिए, हुँ, वेस्ट का बिजनेस करने के लिए हुँ, आपको प्रॉपरली IEEE इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन, एक इन्वायरमेंटलिस्ट आपको ये बना के देगा, हुँ, आप वो जमा कराएंगे, हम उसको इवेल्युएट करेंगे। ओके, फिर हमारे जो रिव्यूअर्स हैं वो इसको देखेंगे कि क्या आप जो जो चीज़ें करने जा रहे हैं हुँ, ये फिजिबल भी हैं या नहीं है, हुँ, क्या आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। हुँ। ऐसा तो नहीं होगा कि कल को जो है लोकल लोग आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट लेके हमारे पास आ जाएं कि भाई इनसे ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। हाँ, तो उसके बाद EPA आपको एक लाइसेंस जारी करता है, दैट इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स ओके, तक आप जो है आप उनको वो चीज़ें सबमिट करेंगे। हुँ, ठीक है जी। आपको जिसको हम कहते हैं ना, क्वार्टरली बेसिस पे आप कंप्लाइंस करेंगे हुँ, कि मैं इस वेस्ट को इस प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ। हुँ, जब हुँ, आपकी कंप्लाइंस करेंगे तो फिर आप उस आपके प्रोसेस को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे। हुँ, फर्दर 3 ईयर्स जो है जी, आपको जी, एक और लाइसेंस इशू हो जाएगा। एक तो है कि हैज़ार्डस वेस्ट को हुँ, हुँ, आप उसकी भी प्रॉपरली लाइसेंसिंग होती है। हुँ, ट्रांस बाउंड्री अगर आप चीज़ों को लेके आते हैं, उसके लिए भी आपकी प्रॉपर जो है हुकूमत डॉक्यूमेंटेशन करता है, ऐसे तो हुँ, नहीं है। इवन डेफ़िनेटली, GMOs के लिए बायोसेफ्टी क्लियरेंस हाउसेज हैं, हुँ, जो EPA ही डील कर रहा है, पाक EPA डील कर रहा है, कि ऐसा नहीं है कि आप बाहर से सोयाबीन मंगवा लें और वो आ जाएगा। हुँ, उसके लिए भी डेफ़िनेटली प्रॉपरली आपको मैकेनिज़्म है। एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना जी, होता है कि जी इसमें GM क्रॉप कितना है, ये दूसरी चीज़ें कितनी हैं। तो हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। हुँ, अब एज अ पब्लिक, ये पब्लिक की ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को कंप्लाई करे। हुँ, जैसे हम पाराचिनार की बहुत बातें कर रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का अभी नहीं पता। जी, ना मैं खुद ऑन ग्राउंड गया हूँ कि मैंने चीज़ें बिल्कुल, देखी हों, हमें ना नॉलेज आपने भी नहीं है, देखी हैं। बिल्कुल, हम तो वो जो हमें नज़र आ रहा है उस पे बात कर रहे हुँ, हैं। हो सकता है उनके पास इससे अच्छा एक सिस्टम मौजूद हो, बिल्कुल, जो फ्यूचर में वो इन प्लेस कर लें। हुँ, तो ये मैकेनिज़्म भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। डेफ़िनेटली। अच्छा सर अभी आते हैं फ्लैश फ्लड्स भी जैसे हम बात की है। अभी फ्लैश फ्लड्स के लिहाज से जो हमारे मेन जो अखबार हैं, हुँ, उनको जो पहले हम देखते थे, मैं अपनी बचपन की बात कर रहा हूँ, मेरी 28 इयर्स एज है। तो इस ड्यूरेशन में जहाँ तक मुझे याद है, पहले जो था जैसे गुलाम जान पॉल, हुँ, वो पहले बहुत ज़्यादा बड़ा था, अभी उसको मज़ीद तंग किया जा रहा है। स्लो वो मज़ीद तंग हो रहा है और जैसे हम पानी को समझते हैं, पानी नीचे तो बह रहा है, लेकिन वो अपने साथ वो रेत, मिट्टी और वो पत्थर वग़ैरह उठा के सिल्टेशन हो रही है उस। दोबारा से ऊपर आ रहा है, वो मज़ीद तंग से तंग होता जा रहा है। उसके बाद हमने जैसे बात की कि नीचे घर, सिर्फ़ ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे गुलाम जान वो पुल वो उस पहाड़ की बात हो रही है, वरना काफ़ी ज़्यादा हैं जहाँ पे सेम सिचुएशन चल हुँ, रही हुँ, है। उसी से आगे हम देखते हैं ये वो पहाड़ होगा, इसी पहाड़ के ऊपर ही घर बने हुए हैं और मैं बल्कि यूँ कहूँ कि पहाड़ के बीच में घर बने हुए हैं, जो कि मैं खुद देख के और कोई भी अगर उधर जो पारा-चिनार में है उनको तो नज़र आ रही है। हुँ। तो स्टार्ट में हमने एक बात की कि हुँ, पानी अपना रास्ता खुद बनाती है। अ, म एक वक़्त होगा हुँ, कि जब ये पानी अपना रास्ता बनाएगी, हुँ, तो हो सकता है ये बाज़ार की तरफ, ईदगाह मार्केट की तरफ ये पानी निकले। पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये पानी कॉलेज कॉलोनी की तरफ निकले। हुँ, हो सकता है ये पानी एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल का रुख कर ले, क्योंकि बिल्कुल, पानी जिस तरफ अपना रुख करेगी, तो पीछे नहीं हटता फिर। तो फिर उसने पीछे नहीं हटना हुँ, होता। अब इस हवाले से मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस्लामाबाद में वार्निंग सिस्टम्स हैं। हुँ, जब बारिशें आती हैं तो उससे पहले जो है जो हमारे मौसमियात वाले हैं, वो प्रेडिक्शन के साथ साथ पेशन गोई के साथ आपको मैसेजेस भी आ रहे होंगे। जी, जी, आते हैं। आते हैं, वार्निंग के मैसेजेस आते हैं कि आप अपने उनको देख देख लें।
तो इस तरह से ये मुमकिन है कि हम लोग भी जब ये वार्निंग हम लोग रिसीव करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अब सर्दियाँ आएंगी तो हम पाबंदी लगा देंगे कंस्ट्रक्शन पे और इन चीज़ों के ऊपर, जलाने के ऊपर, कि ये कहीं स्मॉग में ना बदलें। कि बड़े शहरों का ये सबसे बड़ा मसला है जी। कि वहाँ स्मॉग का जो है ख़तरा होता है और वो जो है वो इन्वायरमेंट हेल्थ को डैमेज कर सकता है। हम्म, दूसरी एक चीज़ होती है कि हम लोग सीडीए को ये बताते हैं कि जी अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें बारिशों का बता रहा है, हम्म, तो अब आप इस तरह कर लें कि नालों को की सफाई कर लें। हम्म, इवन ये F9 पार्क में एक नाला है, जी। उसकी सफाई कर लें, या जो इधर उधर मुख्तलिफ एरियाज़ में जो नाले हैं जहाँ जो सिल्टेशन की वजह से, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि बारिशों का पानी उसमें आता है, तो जहाँ पे थोड़ी सी रुकावट होगी वहाँ रेत जमा होना जी, शुरू जी। हो जाएगी और ये अप हो जाएंगी। उसका रेगुलर सफाई, और ये जो आप बात कर रहे हैं, हमने थोड़ी देर पहले यही बात की, पाराचनार में भी ये होता था कि नालों की सफाई होती थी, प्रॉपरली सफाई होती थी। हम अपने इलाकों में भी लख्ताए हम उसको बोलते जी। हैं, उसकी भी सफाई करते हैं, वरना तो बिल्कुल। ज़्यादा पानी आता है तो फिर उसके भी जो है वो रुख इधर हो जाता रुख बदल जाता है। है। तो सफाई करना जो है उन, अब यही जो क्वाड की आप बात कर रहे हैं, एटलीस्ट उस एरिया में जहाँ से इसकी आबादी शुरू है उसको डीप किया जाए। जितना आप डीप, कम से कम मैक्सिमम पानी की कैपेसिटी को वो एकोमोडेट कर सके। अब घर जो बनने थे वो तो बन गए हैं, जी। होना नहीं चाहिए था कि ये जो है फिर आगे बात बहुत बड़ी चली जाएगी कि जी। ये भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का जो है इन चीज़ों को ओके। रोकना, ऐसे एरियाज़ में जिसको हम शामलात कहते थे, उन एरियाज़ में, या जो आपको कॉलेज कॉलोनी की बहुत सारे एरियाज़ में बता दूं, अस्पताल के साथ जी। जहाँ पे वो एरिया है, एक प्राइमरी स्कूल है, जी, जी। हाँ। वो प्राइमरी स्कूल से ये कॉलेज कॉलोनी से ये नाला आता है और ये नाला उस स्कूल के नीचे से गुज़र के, ठीक है, और ये फिर अस्पताल के एरिया में दाखिल होता है, अस्पताल के बीच में से बीच में गुजरता से है। गुज़र के ये बाहर की तरफ निकलता है। अब बचपन में हमने ये देखा कि जब भी पानी आता था इधर ही से गुज़रता था, और वो जो अस्पताल की गेट और उनके दरमियान में एक बैरियर लगा होता था, जहाँ हम छोटे होते थे उसकी नीचे से गुज़रते जी। थे। अब वो मेरे ख़्याल में अस्पताल के अंदर का मुझे नहीं पता, लेकिन अस्पताल के बाहर वो नाला ख़त्म है, पुल बना हुआ है, हाँ, वो लेकिन पुल बना नाला नहीं हुआ है। है। लेकिन ये जिस पानी को, जिस ओवरफ्लो को ये नाला कैटर करता था, अगर पानी, बारिशें उस मिकदार की आती हैं, ये नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था ना, जी, जी। तो वो नेचुरल पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा, या नीचे इस मार्केट के ऊपर आएगा, ऊपर तो जा बिल्कुल। नहीं सकता ये, यानी ये नीचे ये मार्केट को डैमेज करेगा, या ये अंदर अस्पताल में जाके कोई डैमेज करेगा। अस्पताल में तो आई होप द एंट्री फ्लो जो है वो उसमें ठीक है, इतना इशू नहीं है, लेकिन उसमें जो इतना इशू मार्केट की नहीं। आप बात कर रहे हैं, रिसेंटली मार्केट भरा हुआ था पानी से, नीचे एक कॉलेज कॉलोनी मेन रोड पे। तो अब हमें ये बात अब हम यहाँ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, लेकिन ये इस पानी ने कहीं तो निकलना है ना, कोई इतना मतलब है सीपेज वाला सिस्टम जो है वो प्रॉपर यहाँ नहीं है। पे भी नहीं है। यही चीज़ इस्लामाबाद में हुई थी E11 में, अगर आपको 11 याद में हो, हुआ था। और E11 में भी यही जो प्लाजे बने हुए थे उनके दरमियान वही जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था, वो जब बारिशें हुई वो नेचुरल पानी के निकलने का रास्ता नहीं था, तो दैन उसकी वजह से जो है लोगों के घरों में पानी आए, एंड सेम विल हैपन देयर। मैं तो सर इवन जैसे मैंने अभी बात की, मुझे अभी बात करते हुए याद आया, ये कॉलेज में एक न्यू मार्केट बनी है कॉलेज रोड पे, उधर नीचे बेसमेंट भरा हुआ था पानी से, और फिर रेस्क्यू की टीम ने उस पानी को निकाला था उधर से। तो ये इश्यूज तो अभी भी चल रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, आज से 20 साल बाद का सोच रहे हैं, तो मैं तो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये तो यही अभी भी यही चल रहा चीज़ें है। हैं ना, आप यहीं से सोच लें। हमारे प्रेजेंस में जितना मुझे याद है, कॉलेज कॉलोनी की ये चंद दुकान होते थे, 3-4 दुकानें जो है ये हाई स्कूल के सामने होती थी, ठीक है, जी। और नीचे आपको जो है वो जिसको हम आजकल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरिया कहते जी। हैं,
यहाँ 2 पंप थे, पेट्रोल पंप थे, ठीक है। वो 2 पेट्रोल पंप हमें नज़र आते थे यहाँ से। स्कूल के बाहर खड़े होके आपको दोनों पेट्रोल पंप नज़र आते थे आबादी ही और नहीं थी नीचे बीच जो में। है ग्रिड स्टेशन तक का एरिया आपको नज़र आता था, आबादी नहीं थी। अब आबादी जो है आपकी मलिकली तक पहुँच गई है, बिल्कुल। ठीक है। अब मलिकली तक आबादी तो पहुँच गई है, लेकिन इनके ड्रेनेज सिस्टम का जो है या बारिशों के पानी के लिए जो नेचुरल एक ड्रेनेज, मैंने एक की एग्जांपल जस्ट आपको दी है कि ये नेचुरल ड्रेनेज था यहाँ से, जो ऊपर से शुरू होता था। वहाँ पे आजकल शायद कोई हॉस्पिटल बना हुआ है, उस एरिया से शुरू होके ये ड्रेनेज आती थी अस्पताल के एरिया में, ये प्राइमरी स्कूल के साथ गुजर के ये अस्पताल के एरिया में से गुजरता था, फिर ये मैन ख्वाड़ में जाता था, ठीक है। अब वो एक मतलब अस्पताल के अंदर का तो मुझे नहीं पता, अस्पताल के बाहर वो ड्रेनेज नहीं है, अगरचे वहाँ पे छोटा पुल भी बना हुआ है, ठीक है। इस तरह की आप नीचे शनय का एरिया है उसको आप देख लें, ठीक है जी। उससे जो है दूसरी तरफ आप शिलौजान साइड पे देख लें कि जो आबादी जहाँ तक पहुँची हुई है, मलाना और पाराचिनार सिटी में अब कोई डिफरेंस नहीं रहा, ज़ेडान और पाराचिनार सिटी में अब कोई डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है। यही चीज़ें अगर आप ये जो तूरी हज़ारा कब्रिस्तान की आप बात कर रहे हैं, हज़ारा कब्रिस्तान के दोनों तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ भी है दूसरी तरफ भी है। उस तरफ आप ज़ेडान साइड पे जाते हैं, ठीक है, या आप जो है ये दूसरे रास्ते पे जाते हैं, तो वहाँ कितनी आबादी हो गई है। और अगर यही बारिशें होती रहीं विद द चेंजिंग क्लाइमेट सिनेरियो जो दुनिया का बना हुआ है, स्पेशली जो पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो बड़े टॉप 5 टॉप 10 वल्नरेबल कंट्रीज़ में है, और जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं स्पेशली जो है वो पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाले भी, पंजाब तो डेफिनेटली ये इनको होगा हीट का इशू, सिंध का और इनका हीट का इशू होगा। हमारे यहाँ तो ग्लेशियर्स ख़त्म हो गए हैं। आपको याद होगा बचपन में यही वावरा जो है ये लेके आया जाता था, जिसे हम लोग फालूदा बना के खाते थे। मतलब गर्मियों में जब बर्फबारी नहीं होती थी, गर्मियों में वो लेके आते थे खच्चरों के ऊपर, जो है यही बर्फ़ पाराचिनार में अवेलेबल था। अब जो है आइस फैक्ट्रीज बन गई हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो बर्फ़ है या नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर्स थे, पहाड़ों में वो ग्लेशियर्स थे, उससे काट के ये बर्फ़ लेके आया जाता था। अब आई डोंट नो कि अब सिचुएशन क्या है, रिसेंटली क्या स्टडीज़ हैं वहाँ पे। कोहे सफ़ेद जैसे आपने बात पहले की थी कि ब्राउन नज़र आ रहा है, जो जैसे एक नॉर्मल पहाड़ हो, और हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि उसी निज़ाम पे हम चल रहे हैं, साल पर साल जितने साल गुजरते जा रहे हैं उसी तरीके से वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। जिस दिन बर्फ़बारी पाराचिनार में शुरू होती थी, जब हम स्टूडेंट थे, हम कॉलेज कॉलोनी में होते थे, और वहाँ से जाने के लिए बर्फ़बारी शुरू होती थी ना, तो जैसे ही शुरू होती थी मेरा अबू कहता था चलो चलेंगे घर वापस, ठीक है जी। हम वहाँ से निकल के गांव जाते थे, क्योंकि गाड़ी का चढ़ना बड़ा मुश्किल होता था, बर्फ़बारी इतनी हो जाती थी कि आपको ज़ेडान तक पहुँचने के लिए जो है ना आपकी कहीं ना कहीं गाड़ी फिर रुक जाती थी। और बचपन में हमें याद है कि हम छतों से बर्फ़ जब नीचे फेंक देते थे, इतना ढेर जमा होता था कि हम ऊपर छत से नीचे छलांग मारते थे, उसी के ऊपर हम स्लाइड बनाते थे। मेरे ख्याल में पाराचिनार के हर मेरे एज के बंदे ने ये एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ को, जो है कि बर्फ़बारी इतनी होती थी, लेकिन आजकल वो बर्फ़बारी कहाँ है। नहीं, अभी स्लाइड तो दूर की बात, एक छोटा सा पुतला भी नहीं बनता। तो जब बर्फ़बारी नहीं हो रही है तो यही सेम कोई सफ़ेद में भी यही होगा, पिनगर का भी यही स्टेटस होगा, वहाँ पे भी बर्फ़ नहीं होगी। अब आपका पानी कहाँ से था? ग्लेशियर से ही था, ठीक है। उसी ग्लेशियर का पानी था जो मलाने के रूट से आता था, जो आपको ज़ेडान के रूट से, या जो शलौजान लुकमान खेल ये इस पूरे एरिया में है, ठीक है। अगर बर्फ़ नहीं होती चंद साल, जैसे हम लोग कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में, अगर बर्फ़बारी नहीं होती तो ये एरिया पानी कहाँ से लेगा? हमने तो ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, रिवर कोरम को हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, लिमिटेड एक नाले की सूरत में बन गया है, अब तो वो पानी नहीं है ना। हम डैम कितने बने हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ज़ेडान डैम कहते हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ डैम, रियलिटी है, ठीक है जी। मलाना डैम है, हम नाम तो लेते हैं,
लेकिन कौन सा हमारे वाटर के रिजर्वायर हैं, कुछ भी इस पे जो है हमें सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल। अगली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। अगर पानी की स्कैर्सिटी आती है, जैसे आ रही है, मैंने ये भी जिक्र किया कि पाराचिनार में अ, ऊपर ज़ेडान, मलाना और इंदर तो काफ़ी डीप है पानी, हुँ, जो ग्राउंड वाटर है। जी, जी। अ, लेकिन अगर आप इस तरफ आ जाएँ तो आलमशेर साइड पे, यहाँ जितना आप नीचे आते जाते हैं जी, जी। वहाँ पे एरिया जो है उसका कम हो रहा है। हुँ, लेकिन अब तो ट्यूबवेल बने हुए हैं सिटी के, हुँ, लेकिन ज़ेडान से भी पानी आ रहा है, मलाने का भी आ रहा है। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? हमने कभी सोचा है कि ये सोचते ही नहीं। पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल। अभी तो पानी आ रहा है, अभी तो वही जो बारिशें हो रही हैं, हुँ, अगर फ्यूचर में 2-3 साल तक अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूँ जी, जी। हमें मैक्सिमम प्लांटेशन पे जाना चाहिए। हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को रिस्टोर करना चाहिए। हुँ, मैक्सिमम जितने प्लांटेशन ड्राइव्स बचपन से लेकर हम आज तक देख रहे हैं, लेकिन कितना उसका सक्सेस रेशो क्या है? हुँ, लोकल जो हम अपने खेतों में दरख्त लगा लें वो तो हो जाते हैं, हुँ, उसको ही हम मतलब है अब रिसेंटली चंद रोज़ पहले मुझे किसी की कॉल आई कि अगर आप चाहते हैं तो आपके जो घर के बाहर वो दरख्त हैं वो हम काट के जो है जमी के लिए अपनी लकड़ी जो जला है लेते उसे हैं। जला लेते हैं। नहीं, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। हुँ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पाराचिनार के लोग बड़े मतलब है दूरंदेश लोग हैं, चीज़ों हुँ, को देखते हैं। जी, ओवरऑल कुरम का जो है ये स्टेटस है जी। कि बहुत दूरंदेश लोग हैं। आप यही चीज़ें आप नीचे तक अप्लाई करें ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सेम यही सेम एक सिनेरियो चीज़ है। चल रही है। एक ही टोपोग्राफी है, एक ही हुँ, सिनेरियो है हर तरफ। तो हमें प्लांटेशन पे जाना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं कभी-कभार अगर वो आपको बताऊँ कि अरावली किला जो जी, है, जी। इसके साथ ये बड़ी मर्तबा ये प्लांटेशन हुई हुँ, और ये खाप्यांगा और मजरी पाम और जी, इस एरिया के लिए बड़ा रिच एरिया है। बिल्कुल। मेडिसिनल प्लांट्स के लिए बड़ा रिच एरिया है। हुँ, लेकिन अगर इधर हम प्लांटेशन नहीं करेंगे बाय 20-30 ईयर्स, क्या खत्म हो होगा? जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। उस तरफ जो है आप एफआर कुरम की तरफ जाएँ, हुँ, वहाँ पे हमें प्लांटेशन को प्रमोट करना चाहिए, किसी भी सूरत में हो, कुछ भी हो। अगर गवर्नमेंट डेफ़िनेटली जी। गवर्नमेंट तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो लगा हुआ है, हुँ, वो लोगों को प्लांट्स तो दे रहा है। अगर आप ये जालंधर, सहरा वाले जी, एरिया जी, में देखें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, हुँ, अब आगे हमारी ड्यूटी बनती है। बिल्कुल, मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना। नो एज़ डाउट। अ शहरी मैं अगर अपनी ज़मीन में एक इलाका लगाता हुँ, हूँ, आई वुड डेफ़िनेटली एप्रिशिएट मुर्तज़ा प्रोफ़ेसर हैं डिग्री कॉलेज के। हुँ, हुँ, उसने एक अंगूर के बागात का जो है एक प्रोजेक्ट था, तो ही वाज़ ईगर कि इसको पाराचिनार में वो होना चाहिए। हुँ, वहाँ पे अंगूर लगा भी, लोगों ने अपनी ज़मीन भी दी कि हुँ, इसमें वो चीज़ें जो है लगाई जाएँ। तो हम हुँ, चेरी की अगर मैं आपको जी, एग्ज़ाम्पल दूँ, गिलगित बल्तिस्तान जो है बड़ा प्रोड्यूस कर रहा है चेरी जी, को। ये चेरी हम अपने बचपन से देख रहे हैं, हमारे इलाके में, हमारे गाँव में हो रहा है। जी, लेकिन हमने उसको कमर्शियल बेसिस पे नहीं लेके आए। हुँ, हमें इन चीज़ों को कमर्शियल बेसिस पे हुँ, लेके आना चाहिए, ऐसे ही है। ताकि ना हम खुद इसमें सेल्फ सफिशिएंट हों, बल्कि हुँ, हुँ, आगे तक इसको प्रमोट किया जा सके। अब चेरी एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। जी। इस पे जो वाइल्ड चेरी चेरी का एग्ज़ैक्ट जी तो हाँ। मुझे नहीं पता, लेकिन वाइल्ड चेरी जो है उस पे तो रिसेंटली हमारे पाराचिनार के एक लड़के ने स्टार्ट भी किया एक बिज़नेस। एग्ज़ैक्ट नाम मैं भूल गया हूँ कि क्या नाम रखा हुआ है उसका, लेकिन वाइल्ड चेरी वो उसका पेस्ट अब बनाते हैं, जैम पश्तो में वगैरह। हम इसको गिलॉस कहते हैं, हाँ, गिलॉस जी, जी, जी। इन नॉर्मल, बट दैट इज़ चेरी। वो वो वाइल्ड चेरी वाइल्ड चेरी जो पाराचिनार में है। अर्गेंजो। नहीं, दैट इज़ अर्गेंजो को हुँ, हुँ, पायरस जैकोमोंटियाई बोलते हैं। और ओके। वो जो है हुँ, हुँ, अर्गेंजो जो है, नो डाउट में टटारिक एसिड की एक बड़ी रिच कंसंट्रेशन जी। मौजूद है। उससे हम लोग बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाते हैं हुँ, और इसको ड्राई भी किया जाता जी। है। ड्राई करने के बाद इसको हम मुख्तलिफ़ मुरब्बे में हुँ, 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 इस्तेमाल भी करते हैं। उसको मेडिसिनल वैल्यू का तो मुझे भी नहीं हुँ, अंदाज़ा कि उससे क्या उनकी वो जी। है। लेकिन एक बिज़नेस के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कर रहे हैं। अर्गेंजो इज़ अ हुँ। डिफरेंट थिंग। वो उसको कहते हैं, वैसे हम नाम दे देंगे उसको जंगली आलूचा टाइप का। जी, जी। चेरी इज़ अ डिफरेंट थिंग। जी, जी, चेरी कोई और चीज़ है। ऐसे ही। और चेरी को हम पश्तो में गिलास कहते हैं। हुँ, और वो पाराचिनार का सेम यही चीज़ अगर अंग्रेज़ाए अमलोक, हुँ, ठीक है जी,
उसको काकी बोलते हैं जापानी ज़ुबान में। और उसका बायोलॉजिकल नेम का स्पेसिफिक एपिथेट में भी काकी काकी आता है। अ, इसको जापानी फल भी फल भी एक नाम से बोलते हैं, हम लोग अंग्रेज़ाएँ हम लोग भी कहते हैं। डिस्पायरोस काकी उसका बायोलॉजिकल नाम है। जी। तो ये पाराचिनार के एरिया में वाइल्ड होता है। अब कुछ स्पीशीज़ हैं ना, जैसे पाराचिनार को पूरे पाकिस्तान को जो है एक डॉक्टर SI अली और डॉक्टर कैसर का एक पेपर है जिसमें इन्होंने टू फ्लोरेस्टिक थ्योरी का नाम दिया है। टू फ्लोरेस्टिक जैसे टू नेशन थ्योरी है कि इंडिया और पाकिस्तान के दो मुख्तलिफ कौम हैं और उन कौमों के बेसिस पे दो कौमी नज़रिया हम जिसको कहते हैं। उन्होंने टू फ्लोरेस्टिक थ्योरी पेश की है कि इंडियन प्लांट्स और पाकिस्तानी प्लांट्स में भी फ़र्क है, क्योंकि इंडियन रीजन जो है वो एक ही रीजन है, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंडियन रीजन। पाकिस्तान जो है ये 4 डिफरेंट रीजन से मिलके बना हुआ है। ईरानो तुरानियन रीजन, सहारोस इंडियन रीजन, इंडियन रीजन और साइनो जापानीज़ रीजन। तो पाराचिनार जो है वो साइनो जापानीज़ रीजन में आता है। और अल्लाह आपको नसीब करे कि अगर आप जाएं कभी जापान में तो यू विल नॉट फील कि पाराचिनार के इन्वायरमेंट में आबो हवा में कोई फ़र्क है और जापान के नगानो प्रीफेक्चर में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। यही हम लोग काला वाला आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ये आपको वहाँ पे भी, ये अंग्रेज़ी हम लोग जो है यहाँ पे भी मिलेगा, वहाँ पे भी मिलेगा, चिनार आपको यहाँ पे भी मिलेगा। बट जो इसकी कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिमिजिया, जिसको हम तरखा कहते हैं, तरखा की एक स्पीशी है आर्टिमिजिया जापानी का आर्टिमिजिया स्कोपेरिया। उन बेसिस पे अगर हम देखें ना तो ये पौधे वहाँ पे भी पाए जाते हैं, ये पौधे यहाँ पे भी जाए। तो फ्लोरा एंड फाउना जब आप देखते हैं ना कि उस बेसिस पे ये फ्लोरल डिवीजन है, इसको फाइटो जियोग्राफी कहते हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट स्पीशीज़ कि जी कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है कहाँ कहाँ पे है। तो पाराचिनार जो है वो साइनो जापानीज़ रीजन में आता है और बहुत सारे पौधे उनके सेम सवात में आपको सेम टोपोग्राफी मिलेगी, कश्मीर में आपको सेम स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो उस हवाले से भी पाराचिनार को परवरदिगार ने जो है बहुत नवाजा है। बिल्कुल। अच्छा सर, मज़ा तो बहुत आ रहा है डिस्कशन में और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम रैप अप करेंगे उसके साथ। आपका मैसेज क्या होगा ओवरऑल कुरुम के लिए और ओवरऑल ऑडियंस के लिए? इन्वायरमेंट जो है ना, इसको हम कहते हैं कि एवरीथिंग दैट सराउंड योर बॉडी इज़ योर इन्वायरमेंट। आपके इर्द गिर्द जो कुछ है वो आपका माहौल। तो माहौल का तहफ़्फ़ुज़ वो इंतहाई ज़रूरी आपके लिए, हो या ना हो, आपकी अगली नस्लों के लिए बड़ी ज़रूरी। तो जितना हो सके इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ में ख़ुद भी इन्वॉल्व हों, उनको भी प्रमोट करें। से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक, दिस इज़ द स्लोगन कि जहाँ पे प्लास्टिक है उसको तो नो कर लें, कम से कम अपनी ज़िंदगियों से ये एक चीज़ तो निकाल लें। बिल्कुल। एक अच्छा थैला लें, जिस हो सकता है उसी में आप जब भी चीज़ें लेके आएँ उसी में लेके आएँ, लेकिन प्लास्टिक को नो कर लें। जब आप प्लास्टिक को नो करते हैं तो डेफिनेटली आपके इन्वायरमेंट में एक चीज़ तो ख़त्म हो गई ना, जो आबी हयात के लिए, जो एयर के लिए, जो वाटर के लिए, जो सॉइल के लिए नुकसानदेह है, वो प्लास्टिक। ज़मीन में जाएगा तो उसकी पोरोसिटी को डैमेज करेगा क्योंकि डिग्रेड नहीं होगा। जलाएंगे तो हवा में जाएगा, वहाँ पे ये एसिड रेन की सूरत में, दूसरी चीज़ों की सूरत में हवा को डैमेज करेगा। पानी में जाएगा तो आबी हयात के लिए नुकसानदेह हो। बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और हमें वो गैरत दे कि इस चीज़ से हम बस जान छुड़ा लें, खासकर प्लास्टिक जो वेस्ट है, नो डाउट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा सर, हमारा फाइनल क्वेश्चन जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट चिनार के पत्ते पॉडकास्ट? चिनार के पत्ते इस काबिल है मैं आज यहाँ बैठा हूँ। थैंक यू। डेफिनेटली इनके पाराचिनार के हवाले से, कुरुम एजेंसी के हवाले से बड़ा एक इनको मैंने इम्पार्शल पाया। दे आर इम्पार्शल इर्रिस्पेक्टिव। बड़ी मतलब है कुछ चीज़ें मैंने जो बड़ी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं
उस पे भी इनके प्रोग्राम देखे जो बड़ा इम्पार्शल हो के वो तस्वीर के से बाहर निकल के फिर तस्वीर के ऊपर कमेंट करते हैं। हुँ। तो डेफिनेटली इनका एक ये फोरम जो है इसको मज़ीद ग्रो होना चाहिए, इसको मज़ीद बढ़ना चाहिए। लेकिन एक गुजारिश ये भी है कि जो एक पर्सपेक्टिव आप देखते हैं, ठीक है? जी। अ, यानी जो नामी गिरामी शख्सियात की जी। हैं, वो अपनी जगह पे डेफिनेटली पाराचिनार में बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं। हुँ, आई होप आप लोगों की उनके साथ भी पॉडकास्ट हो चुके होंगे। हुँ। जी। तो पाराचिनार के आम आवाम को भी हुँ। इस फोरम पे आना चाहिए कि नो डाउट। उनके दिल में क्या है। हुँ। यानी मैं अब यहाँ पे एज अ ऑफिशियल नहीं, ये तो मेरी एक जी, जी। मेरे ऑफिस की एक ड्यूटी है कि हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। लेकिन चूंकि मेरा दिल उधर है, यानी इस चीज़ में मैं आपको बताऊं कि पाराचिनार का कोई भी एमफिल है, कोई भी पीएचडी है, उनको आप देखेंगे कि उनका टॉपिक, रिसर्च टॉपिक जो है ना, चाहे वो चाइना में बैठ के कर रहा है, अमेरिका में कर, रिसर्च टॉपिक में किसी न किसी कुरुम सूरत में की किसी चीज़ उन्होंने में कुरुम होगा। को पकड़ा होगा। बिल्कुल। डेफिनेटली आप मतलब है, अगर आप सेंट्रल कुरुम की बात करें, एक बड़ी रिच बायोडाइवर्सिटी और बड़े लोगों ने उस पर बिल्कुल। काम किया है। वहाँ के लोकल लोगों ने हुँ। उनके प्लांट्स के ऊपर, उनके जो पाइनस ट्रीज हैं उनके ऊपर, उनकी टोपोग्राफी के ऊपर बड़ा काम हुआ है। हुँ। और मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये गुजारिश है चिनार के पत्ते फोरम जी। से कि वो इस फोरम पे ऐसे तमाम लोगों को लेके आए। और उसके बाद एक हेल्दी डिबेट के लिए दो दो लोगों का भी जी। एक सेशन शुरू करें कि इंशाल्लाह। जहां एट अ टाइम दो लोगों के से उनकी राय पूछी जाए। हुँ। बेशक फार एंड अगेंस्ट में ना हो, जी, जी। लेकिन एट अ टाइम दो डिफरेंट, जहाँ पे वो हम कहते हैं क्रॉस कटिंग थीम ऑफ जी, जी। इन्वायरमेंट, जहाँ, क्रिटिकल थिंकिंग होगी उस हाँ, चीज़ पे। कि एक अच्छी सी डिबेट हो जाए उस चीज़, इन चीज़ों हुँ। के ऊपर अवेयरनेस के लिए ये आप कर रहे हैं। और जी। हम भी यही चाहते हैं कि वो अवेयरनेस, ऑलरेडी हम लोग अवेयर हैं, लेकिन हुँ। इसको और ज़्यादा एनहांस करें। इन्हांस कर। इंशाल्लाह सर प्लान है अभी हमें जो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं अभी करंटली, एक तो है ज़्यादातर लोग या तो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, जिनके साथ जो हमारे साथ एक लिस्ट है। तो उसके लिए हमें मजबूरन अभी ऑनलाइन पॉडकास्ट भी अरेंज करने पड़ेंगे, ताकि ऑनलाइन हम मल्टीपल लोगों के साथ एट द सेम टाइम, जैसे आपने बात की कि 2 लोगों के साथ अगर हम करेंगे, लेट्स से एक बैठा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में, हम्म, एक पाराचिनार में बैठा है और बीच में हम इस्लामाबाद में बैठे हैं। तो इंशाल्लाह इसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि इन दोनों को कैसे इकट्ठा किया जाए उस प्लेटफ़ॉर्म पे, कि जिधर भी बैठे हैं उनके कम्फ़र्ट के लिए कि ओके, मोस्ट वेलकम और आप आ सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने बात की कि आम लोगों को, वो भी इम्पोर्टेंट है। हम तो इवन सर मोटिवेट करते हैं, सारों से सजेशंस माँगते हैं कि आप गेस्ट को टैग करें, उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि हम उनको रीच आउट करें और वो हाँ आएँ हमारे प्लेटफ़ॉर्म। क्योंकि हम भी रिसर्च कर रहे हैं, आप तक हम कैसे पहुँचे? हमने रिसर्च की है, डिग इन किया है और मिले हैं हमें वो चिनार के पत्ते जिनको हम बोलते हैं। चिनार के पत्ते कौन है सर? वो सारे लोग, वो तमाम लोग जो कुछ न कुछ अपने इलाके के लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, वो सारे चिनार के पत्ते हैं। थैंक यू जनाब। थैंक यू। अच्छा, ऑडियंस के लिए भी जैसे सर से हमारी डिस्कशन हुई है, टोटल वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, वेस्ट मैनेजमेंट पहले तो उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे हमने बात की, उसको मैनेज किस तरीके से किया जा सकता है और कितनी कैटेगरीज हैं उनकी। और इवन जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इसमें आया है कि वेस्ट को हम मैनेज तो दूर की बात है, वो तो एक अलग टॉपिक है। इसको अच्छा खासा बिज़नेस के तौर पे हम यूज़ करते हैं। अगर मैं बीइंग अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव मैं इसको देखूँ, इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिज़नेस, क्योंकि मैं बैकग्राउंड पे खुद भी सोच रहा हूँ कि मुझे भी इवन स्टार्ट करना चाहिए, तो व्हाई नॉट यू गाइस? तो इंशाल्लाह इस चीज़ पे मेरे ख़्याल से अच्छी खासी डिस्कशन भी हो चुकी है और सारे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड हो चुके हैं। तो मज़ीद मिलते हैं इन्हीं की तरह किसी और चिनार के पत्ते के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।